तो सर एडटेक के तो बहुत तगड़े तगड़े ऑफर्स आते होंगे आपके पास कि सर आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे। लोगों के लिए पैसा एक अचीवमेंट है कि मैंने इतना कमा लिया तो ये अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मेरे लिए लाइफ एक अचीवमेंट है। ये नंबर मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे 250 करोड़ का ऑफर अब तक आ चुका है कि आप आ जाइए, हम आपको पूरी तरह एक्वायर कर लेते हैं। 250 करोड़ का ऑफर आया सर? वैल्यूएशन लग जाती है आपकी। बट उसके पीछे क्या बोरिंग लाइफ है, क्या बोरिंग रूटीन है? मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत अकेले हो? बहुत अकेला हूँ। ऐसा क्यों बोला आपने? वाई? तो इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, तो हाउ यू मैनेज ऑल? बहुत मैटरिस्टिक है, कुछ भी मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। मैंने मेरी बच्ची की 2 स्कूलें इसलिए बदलवाई क्योंकि वहाँ के स्कूलों ने मुझे चीफ गेस्ट बना लिया अपने कार्यक्रम में। अगर उसकी इंस्पिरेशन मैं हूँ तो फिर वो मुझसे आगे कैसे बढ़ेगी? खान सर टीचर हैं, राइट? और उसके बाद वो एक फिनोमेना बन गया अभी कुछ दिनों में मीडिया में। अरे शुरू में तो नाम इस्लामियत सिंह बताया। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। सर मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ कि वो अच्छे टीचर हैं या वो एक अच्छे परफॉर्मर हैं? आपको किस चीज से प्रॉब्लम है, किस सोच के आप विरोधी हो? ही इज अ वेरी गुड टीचर, राइट, नेक्स्ट लेवल टीचर। लेकिन अब मैं अपने अच्छाई को, जो मेरी अच्छाई है पढ़ाने की, उस अच्छाई को किस तरह से जनता के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ये असली मेरी लड़ाई। मैं जिस चीज को लेकर बहुत मुखर हुआ, हमने एक टाइटल चलाया 200 रुपए वाले खान सर, वो ये था कि यार अब जैसे मैं आपके सामने जब से आया हूँ, मेरा प्रयास ये है कि मैं जो हूँ ना वो आपको पता रहे। राइट, मैं आपसे कमा रहा हूँ तो मैं आपको ये बताने में हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ, मैं गोल घुमा के क्यों बॉल मार रहा हूँ, इसका मतलब इंटेंशन गलत है। आपके इस सेट किए पैटर्न ने लोगों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर, लोग आपके अंदर सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं पालने लगे। अस्पताल खोल रहे हैं आप, मेरे पास मैसेज आने लगे आप कब खोलेंगे अस्पताल? सर सबसे बड़ी गलती इंडियन पेरेंट्स अपब्रिंगिंग देते हुए किसी बच्चे के साथ क्या करते हैं? पढ़ाओ, शुरुआती गलती टाइम ये जरूर आता है एक जिंदगी में जब इंसान ना लॉस्ट फील करता है, इंसान को ये लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक एडवाइस कोई स्टूडेंट्स के लिए, आपने अपनी पहचान को काम से जोड़ दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। आपका काम आप नहीं हो। मैं शुरुआत में भी आपसे क्या कहा था, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट टेकिंग रिस्क इन लाइफ? रिस्क को आप कैसे समझाना चाहोगे? मैं जनरली पुश और पुल फैक्टर मानता हूँ हमेशा, कि आप जब रिस्क लेने निकल रहे हो, जैसे मैं जब सरकारी नौकरी छोड़ रहा था तो लोगों की नजर में वो रिस्क था, मेरी नजर में नहीं था। क्यों? मुझे पुल कोई ऐसी चीज कर रही थी कि स्काई इज द लिमिट है मेरे लिए। शार्क टैंक उठा के देख लेना, आइडियाज को पैसे नहीं मिलते कि उन्होंने काम कर दिया, उनको पैसे मिलते। कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं पेरेंटिंग लाइफ को, बट एक चीज़ है कि कल तो रोल रिवर्स होगा, उनके पेरेंट्स बुढ़े हो जाएंगे तो उनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनके बच्चों की, तो क्या यही बच्चे अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियों को उठाएंगे? हाँ, अभी जो अंकित सर ने कहा कि एक दिन यही बच्चे अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाएंगे, मैं उस लाइन पे रुक गया क्योंकि उस बात में एक डर छुपा हुआ था। हम सब फील करते हैं, बोलते कभी नहीं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे माँ बाप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, और ये बात सिर्फ तब समझ आती है जब एक दिन अचानक फोन आता है कि छोटी सी प्रॉब्लम, हॉस्पिटल एडमिट। आप कॉरिडोर में खड़े हो और समझ आता है कि इस वक्त आपके हाथ में जो होना चाहिए था वो हिम्मत नहीं, पैसा है। और यही वो जगह है जहां प्यार सिर्फ प्यार नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। उस वक्त आप ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहते हो, ना कि बिल कैसे भरेंगे ये सोच के अंदर ही अंदर टूटते जाना। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी ले लेंगे वाली चीज नहीं है, ये वो तैयारी है जो आपके प्यार को सबसे मुश्किल दिन पे साबित करती है। प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस खुद एक जाल जैसा लगता है, कौन सा प्लान, क्या कवर, क्या नहीं, और एक बार इंक्वायरी कर दो तो स्पैम्स कॉल बंद ही नहीं होते। इसलिए मैं पर्सनली डिटो इंश्योरेंस को रिकमेंड करता हूँ। ये ज़ीरोधा बैक्ड है, कंट्री के सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर्स में से। इनका पूरा काम है आपको वो ऑनेस्ट गाइडेंस देना जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं मिलता, बिना एक स्पैम कॉल के। चाहे पुरानी पॉलिसी रिव्यू करवानी हो या नहीं, ये सब कुछ समझाते हैं जो एक्चुअली मैटर करता है, और कंसल्टेशन फ्री है। और सबसे बड़ी बात, कभी क्लेम डिनाई हो जाए तो डिटो की टीम आपके साथ पेपर वर्क में खड़ी रहती है, ताकि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो आपको अकेले कंपनी से ना लड़ना पड़े। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक है, एक फ्री कॉल बुक करो और प्लीज अपने और अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर। एक गुड न्यूज, नाउ यू कैन एक्सपीरियंस द प्रतीक शो ऑन Spotify. Now we are on Spotify. एंड एक चीज,
90% ऑफ द व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करो, मारो तोड़ो फोड़ो बट सब्सक्राइब बटन को हिट करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। यू आर वॉचिंग अंकित अवस्थी सर ओनली ऑन द प्रतीक शो। So, most welcome, sir, to the Prateek Show. थैंक यू। And we are delighted to host you. मैं खुश हूँ आपका गेस्ट बनके। बड़ा फॉलो अप करा सर मैंने आपका। अरे यार, मैं उसी दिन समझ गया था मैं सेल्स का आदमी है। मतलब मैं इतना इम्प्रेस हुआ ना आपके फॉलो अप से कि मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा इससे सीख लो भाई कुछ तो यार, प्रतीक सिखा ही रहा है और कुछ नहीं तो यही सीख लो लिटरली। और जब फाइनली आपने इधर उधर से कॉल करवाने शुरू किए, मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। सर आपको मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ एंड मैंने आपकी लाइफ जर्नी को भी देखा। ये बीवी भी यही कहती है। आपने RAS को अपनी लाइफ में क्रॉस करा, आप ऑफिसर बने एंड फिर आपने वो जॉब छोड़ दी। लाखों लोगों का सपना होता है कि उधर पहुंचना, और आपने उसको हटा दिया अपनी लाइफ से और आपने कुछ और स्टार्ट करने के बारे में सोचा। 140 करोड़ लोगों का सपना है प्रधानमंत्री बनना। वही चीज है। ये तो होता ही है। ईमानदारी से क्या चल रहा था उस समय मन में कि आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ दी? यार ये तो वो वाली बात है ना कि आप अपने ड्रीम्स को कितना छोटा रखते हो। अगर मेरे ड्रीम में एक ऑफिसर का जो स्टेट लेवल ऑफिसर है, अगर वही मेरी सबसे ऊंची हाइट है, ठीक है, तो मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। स्काई इज द लिमिट, तो मैं अपने आप को क्यों यहीं तक छोड़ के रखूं? बट सर पहली बार तो लाइफ में आपने एक टारगेट को अचीव करा होगा कि मल्टीपल टाइम टारगेट अचीव करते हैं। आपने 10th पास की एक टारगेट था, 12th पास की एक टारगेट था, ग्रेजुएशन की एक टारगेट था, उसमें कुछ परसेंटेज टारगेट थी। लाइफ तो वैसे खुद भी अपने आप में अगर कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो आप सामाजिक ताने बाने में अगर बस के रहने लगेंगे तो लाइफ खुद एक अपने आप में टारगेट की तरह चलती है। ऐसा है कि आपने गाड़ी ऑन करी, आपने बस अपने सड़क पे गाड़ी को खड़ा कर दिया, अब बस आप फॉलो करते जा रहे हो कि ये गोल पोस्ट है, ये चलते चले जाना है, चलते चली जाएगी। तो लाइफ में कई बार आपको थ्रिल तब आता है जब गाड़ी तेज चलाते हो, टाइम से पहले डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो। ऑलमोस्ट सबके रास्ते एक जैसे ही तो हैं। सर तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो वो फरहान कहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे? बहुत बार हुआ भाई, कुटाऊं मैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सी मेरे फादर जो थे वो फिजिकल ट्रेनर थे, PTI जैसे बोलते हैं आप लोग। अच्छा, ओके। और उन्होंने स्कूल के अंदर मुझे कूट कूट कर खुद का अनुशासन स्थापित समझ किया। सकता हूँ सर कि क्या पढ़ते हो कि देखो भैया, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं मैं, तो होता ये था कि पिताजी को स्कूल में ये स्थापित करना होता था कि मैं मेरे बच्चे के साथ भी उतना ही स्ट्रिक्ट हूँ। तो उसका तरीका ये होता था, मैं 4x4 रहा हूँ बचपन से। अब मुझको मुर्गा बनवाया जाता था कि तू मुर्गा बन, जो बना नहीं जा रहा है। तो मैं अनुशासन में रहना पसंद करता था कि यार पिताजी बुलाकर सबके सामने फिर से ये सेट करेंगे, देखो मैंने ऐसा किया है, अब तुम सब सुधर जाओ। तो वो चीज़ ऐसी रही जीवन में कि अनुशासन फॉलो करना बहुत आसान हो गया। मैं आपसे ये पता क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता होता है ना, वो एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स के साथ थोड़ा टिपिकल होता है, माँ बाप वाला ही होता है। बिल्कुल, मतलब हमारे जो पेरेंट्स वाला रिश्ता है वो बाप के साथ बाप वाला ही है। एग्री। तो उनके सामने अपनी बात को खुल के रख पाना ही बड़ा टफ काम है। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में भी महसूस करी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक हेजिटेशन हमेशा रहती है कि मैं खुल के कैसे बात करूं। तो आपने खुल के कैसे बात करी कि हाँ बता पाओ कि भाई मेरा सपना कुछ और है, मैं नहीं जीना चाहता इसको? देखो हमारे पेरेंट्स है ना, मैं खुद भी एक मतलब अभी उस जर्नी में हूँ, मेरे 3 खुद बच्चे हैं मेरा, है ना। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि पेरेंट्स कभी भी आपको लेकर के सशंकित नहीं रहते, बस वो श्योर होना चाहते हैं। ओके। ऐसे समझो कि हमारा मस्तिष्क है ना, काम कैसे करता है। आजकल हमने कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ क्लासेस शुरू की हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जो आंसर किया है ना, व्हाट इज फियर। तो उस फियर को जब मैं एड्रेस कर रहा था, मुझे खुद ये बात बताने में मजा आया कि हमको बनाया ही ईश्वर ने ऐसे है कि फियर एक इंटीग्रल पार्ट हो। फियर जब इंटीग्रल पार्ट है आपके डेवलपमेंट का, इसको बहुत आसान करके समझते हैं। अगर हमें ये डर ना हो कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम तो बिना दाएं बाएं देखे सीधा रास्ते पे निकल जाएंगे। अगर हमें ये डर ना हो कि हाइट से नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे, तो हम तो वैसे ही वॉक करते करते दीवार क्रॉस करी, धाम कर गए, हम स्पाइडरमैन बने। तो फियर को बकायदा हमारे मस्तिष्क के अंदर एक प्रॉपर लोब है, उसका नाम है ग्लाइडोलो, कुछ नाम है, गूगल कर लेंगे। वो इस बात को जितना एनलार्ज कर सकती है वो करने का प्रयास करती है। फियर क्या है? इज ए सेफ्टी मैकेनिज्म। तो हमारे मस्तिष्क ने हमें फियर डाला क्यों? ताकि आप सेफ रहो। अच्छा, अब दूसरा पार्ट चलते हैं। जब फियर हमारे शरीर के लिए बना, तो हमारे अपनों के लिए भी बना। मतलब अगर मेरा बच्चा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, इन सब के लिए वो फियर एक्सटेंड हो गया। वो रिलेशनशिप्स में भी यार इसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, वो फियर धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है। मतलब आप उनको कुछ करने से रोकने लगते हो, नहीं नहीं ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा।
राइट। तो हमारे पेरेंट्स असल में दुश्मन नहीं है, वो हमारे फियर का जो फैक्टर है ना, उसको उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब उसको ओवरकम कैसे करते हैं, तो मैंने अपनी उसी क्लास में ये चीज सिखाई है कि फियर को ओवरकम करने की कई टेक्निक हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टेक्निक है ना, वो काम टेक्निक है। लेकिन उस टेक्निक में अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो क्या पाओगे कि यार अगर मैं फियर को पहले एड्रेस करना शुरू करूं कि एग्जैक्टली है क्या, मैं ट्रस्ट बहाली कैसे करूं इस बात को लेके। राइट। तो अब जब मैं ट्रस्ट के लिए पेरेंट्स के सामने परफॉर्मेंस को आधार बनाता चला गया, जब उन्होंने मेरे ऊपर डर हावी होने दिया कि यार सुनो यार तुम ऐसा करोगे ना तो ये दिक्कत हो जाएगी, मैंने साथ में उनके सामने एक सफलता का बटन दबा दिया कि साहब देखो ना मैंने ये करके दिखाया। आपने। ओके। तो होता क्या है कि आप टाइम बाई टाइम, पेरेंट्स सबके एक जैसे हैं, आप भी जब पेरेंट की पेरेंटिंग में होंगे तब यही करेंगे। आप अपने बच्चों को लेकर के कि नहीं यहाँ मत करो, उस दोस्त के साथ मत जाओ, बाहर पार्टी में लेट तक मत जाओ, क्यों? कारण आप ये नहीं चाहते कि उसकी आजादी छीने, आप ये चाहते हो कि गलती से किसी ऐसी संगत में ना पड़ जाए जिसकी वजह से इसका जीवन खराब हो। आपका वो फियर है ना, जिसको व्यक्तित्व को बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान। लोग कहते हैं डरना बेकार है, अरे डरना जरूरी है, लेकिन कितना डरना जरूरी है यही तो सीखना है। सर इंसानों का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हाँ, तो डरना जरूरी है से डरना कितना है इसकी ही जर्नी पर्सनैलिटी है। वाओ। राइट। डरना तो जरूरी है। अगर आप और मैं नहीं डरेंगे, अभी मेरे को डरा दिया कैमरामैन ने कि हाथ आगे मत करो, डरना जरूरी है ना। लेकिन वो डरने के पीछे मुझे बताया गया रीजनिंग कि सुनो प्रतीक के फेस पे हाथ आ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको अंदर से एक इंस्टिंक्ट आ गया यार सुनो मुझे इतना ही रखना है ना। तो पेरेंट्स को भी हमें टाइम टू टाइम जब भी किसी को हमसे बहुत ज्यादा कंसर्न्स हो तो आप उसे किसी ना किसी तरीके से विश्वास के माध्यम से काउंटर कर सकते हैं। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, मम्मी ने कहा आपसे कि बेटा सुनो सड़क ध्यान से क्रॉस करना, आपने उनके सामने क्रॉस करने से पहले आश्वस्त किया कि मम्मी मैंने बाएं देख लिया, दाएं देख लिया, लेफ्ट रख लिया, कान में ईयरफोन नहीं है, रास्ता खाली है, अब जाऊं? बोले हाँ बेटा जाओ, है ना। तो जब मैंने लाइफ में फैसले लिए तो मैंने अपने घर के सभी लोगों को बिल्कुल इसी तरह से विश्वास में लिया। राइट। आपने देखो परफॉर्मेंस करके दिखाई बेसिकली। मैं लाइफ भाई, मैं IITian हूँ, पढ़ा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं बढ़िया से पढ़ाता आया हूँ, बढ़िया कमाता आया हूँ। मैंने कई लेवल्स पर अपने आप को क्रॉस चेक करवाया है कि देखो टिक है ना, अब टिक है ना, मैंने ये भी कर दिया, अब टिक है ना, मैं कर लूँ। तो विश्वास आपके साथ जुड़ गया तो डर कम हो गया। लेकिन अब आप पूछेंगे क्या उनको बिल्कुल डर नहीं था? बिल्कुल था। क्यों नहीं होगा? अपने बच्चों को लेकर क्यों नहीं होगा? आपको लेकर, अपने आप को लेकर डर नहीं होगा क्या? जिस दिन आपने ये शो शुरू किया यार चलेगा या नहीं चलेगा, गेस्ट आएंगे या नहीं आएंगे, ये तमाम चीजें हैं ना भाई। लेकिन फिर आप लड़ने बैठे तो फियर के साथ क्या करना होता है? फाइट करना होता है। तो पेरेंट्स का जो फियर है, अब उसकी जगह फाइट किसको करना है? मुझे करना है, बिकॉज वो मेरी जगह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म मैं कर रहा हूँ। तो यही है अल्टीमेटली। तो मैं परफॉर्म करता जाता हूँ, उन्हें बहुत खुशी मिलती जाती है। ये मैंने इसलिए आपसे जस्ट पूछा था क्योंकि लोग अपने ऐसे बहुत लोगों को सुनते हैं कि मैं तो ये करना चाहता था, अपने माँ बाप की वजह से नहीं कर रहा हूँ। कारण है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बस ढालना, जैसे कहते हैं नाचना जाने आंगन टेढ़ा, कि मेरे को तो नहीं आता, मैंने पेरेंट्स पे डाल दिया वाली बात कि यार वो नहीं करने दिया मुझे, यार हाथ नहीं पकड़ा था। आपको जितनी बार मौका दिया क्या आपने तब परफॉर्म किया? आपको इतनी बार मौका दिया कि मैं पढ़ने में 10th में आपको मौका दिया कि चलो बेटा टॉप करके दिखाओ, क्या कर गए थे क्या? राइट। हाँ, या आपने कुछ करने के लिए कहा, करके दिखाया था क्या? बोले नहीं मैं पढ़ने में नहीं, मैं तो खरगोश हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं क्लाइंब करना थोड़ी जानता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तो क्या आपने स्कूल के अंदर कोई खेल प्रतियोगिता जीती थी, कोई डिबेट जीता था? कहीं पे परफॉर्मेंस नहीं होती। कोई तो आपका पैमाना ऐसा दो ना जिससे पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट करे। पेरेंट्स दुश्मन नहीं है, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड टू यू। राइट। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था तो उन्होंने परिवार में पेरेंट्स को भेजा ऑफ कोर्स कि जाओ भाई केयर करो अपनों की, और उसमें फियर फैक्टर डाला जो कि लाजमी है। राइट। मैं आऊँगा सर पेरेंट्स वाले टॉपिक पे भी, बिकॉज मुझे लगता है पेरेंट, उस दिन मैं आचार्य प्रशांत की एक वीडियो देख रहा था एंड बड़ा उससे मैं प्रभावित हुआ। उस वीडियो का टॉपिक था कि पेरेंट्स बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट पेरेंटिंग को सीखना एक बहुत बड़ी बात है, कि दैट हाउ टू बिकम अ राइट पेरेंट। मैं उस टॉपिक पे भी आऊँगा सर, बट उससे पहले आप बहुत फेमस हैं, आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लोग आपको सब जानते हैं और आप क्वालिफिकेशन वाइज भी बहुत लोगों से बहुत बेटर है। तो सर एडटेक के तो बहुत तगड़े तगड़े ऑफर्स आते होंगे आपके पास कि सर आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे। मेरे पास रहे हैं ऑफर, मतलब अभी भी पैरेलली भी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही डील मेरे साथ में डिस्कस हर दिन होती है कि सर इतने करोड़ में आप आ जाओ, एक्स अमाउंट आप ले लो और हमको पूरी तरह से आप लीड कर लो। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस जिनको आप लोग मतलब टॉप मानते हैं, वहाँ से ऑफर्स आते हैं। पर सी मैंने ना अब तक अगर मेरी जर्नी को मैं देखता हूँ तो मैं कहाँ खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ। लोगों के लिए पैसा एक
अचीवमेंट है कि मैंने इतना कमा लिया तो ये अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। राइट। मेरे लिए लाइफ एक अचीवमेंट है। मेरे लिए लाइफ का मतलब बताता हूँ मैं, है ना, मैं लाइफ को लर्निंग से जोड़ के चलता हूँ। सबके अपने अपने मायने हैं। कुछ लोग दुनिया घूमना जीवन मानते हैं, कुछ लोग लोगों से मिलना जीवन मानते हैं। मेरे लिए लर्निंग कि मैंने खुद कितना सीखा और जो सीखा वो कितना सिखाया, ये मेरी जिंदगी है। सबके मायने अपने, मेरे मायने इतने हैं। ठीक है। अब ऐसे में जब पैसा एक तरफ खड़ा हो आपके सामने कि सर एक्स अमाउंट आपको देंगे, देखिए पैसा मुझे भी चाहिए, लेकिन कितना ये मुझे डिसाइड करना है। मुझे ये अच्छे से पता है, मतलब कहते हैं ना आप अपने बारे में कितना जानते हैं। तो मैं इतना जानता हूं कि मैं अंबानी को क्रॉस नहीं कर सकता, मैं इतना जानता हूं कि मैं अडानी को क्रॉस नहीं कर सकता, ये पता है पहले से। ओके, तो फिर क्या कर सकते हो? मैं अपने कैटेगरी में अच्छा कर सकता हूँ। कहते हैं ना, आप अगर जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं तो आपकी ग्रोथ कैसे नापी जाएगी? तो मेरा और अनंत अंबानी का कंपटीशन नहीं है, हम दोनों का बेस अलग अलग है। बिल्कुल। लेकिन मैं जहां से शुरू किया, मैं कहां तक ले जा सकता हूं, मैंने कुछ सोचा है और कुछ मैंने अलमाइटी पर छोड़ दिया है कि भगवान ईश्वर चाहेगा तो कर देगा। अब ऐसे में जब मेरे सामने ऑफर्स आते हैं तो मैं ये देखता हूं कि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट शेयर करता हूं। मुझे पढ़ाना आता है, मुझे सिखाना आता है, मुझे बताना आता है, ये मेरा कोर स्किल है। जैसे डांसर को डांस करना आता है, एक्टर को एक्टिंग करना आता है, मुझे ये आता है। अब जब मुझे ये आता है तो मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूं, मैं यहाँ वैरायटी ले आता हूं। ओके। इससे क्या होता है, टॉपिक्स, इससे मुझे खुद सीखने का मौका मिलता है। मैं कोई भी ऐसा टाइटल जो मैं जानता हूं वो मैं पढ़ाने से बचता हूं। आप सारा वो पढ़ाते हो जो नया लर्निंग आपको पसंद है? मुझे लर्निंग पसंद है। मेरा रूटीन है, मैं जब भी आपने मुझे ट्राई किया होगा तो अक्सर मेरी व्यस्तता का कारण बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं कुछ बहुत तगड़ा कर रहा हूँ, नहीं, सिंपल काम कर रहा हूँ जो हर दूसरा आदमी कर रहा है। लेकिन अगर आपने कहा था कल जो पढ़ाया था आज पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके। मुझे खुद 6 घंटे रोज पढ़ना है। मतलब वो वाली आपकी वो पर्सनैलिटी है कि जो सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। नहीं, मुझे खुद खाने जैसे भोजन लेते हो ना आप, भोजन से तृप्ति मिलती है ना। अगर मैंने आज कुछ नया नहीं सीखा, मुझे रात को नींद नहीं आती। ओके सर, ये क्वालिटी ये कहाँ से डेवलप हुई? ये ऐसे हुआ ना, क्योंकि जब तक आपने सुख नहीं भुगता तो आप सुख के लिए क्रेव नहीं करेंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स ने शुरुआत में मुझे ये कहा कि तुम हमारे ही आसपास कहीं टीचर लग जाओ, सरकारी नौकरी कर लो, मत करो ये सब। गवर्नमेंट जॉब में भी बत्ती की गाड़ी, अशोक स्तंभ कंधे पे देख के इतने खुश हुए कि अब इसको सरकारी गाड़ी लेने आती है, गार्ड्स आते हैं, पुलिस वाले हैं, सब है, बहुत बढ़िया, हमारे घर में रहेगा। उन्होंने क्योंकि वो एक्सपोजर फील नहीं किया। कौन सा? कि सुनो दुनिया कितनी खूबसूरत है। राइट। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। तो मैंने वो एक्सपीरियंस लेना जब शुरू किया तब मैं उसको क्रेव करने लगा। हमारे इस देश में बहुत सारे लोग जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली फिलॉसफी पे चलते हैं। राइट। वो टिक करते हैं, क्या खाने की व्यवस्था हो गई? हो गई। क्या इतना पैसा है कि बच्चे पढ़ लेंगे? हाँ। क्या मकान बन गया? हाँ। क्या लोग 2-4 लोग हमें जानने वाले हैं? हाँ। अब ज्यादा का कर ही क्या लोगे? अब उनको आप इस मोनोटोनी से नहीं बाहर ला सकते। राइट, सही बात। क्योंकि आपने उनको वो नशा चखाया ही नहीं। कौन सा नशा? जब आपको लोग इतने सम्मान से हाईवे पे, रोडवे पे, एयरपोर्ट पे, कहीं भी आप जा रहे हो, लोग मिल जा रहे हैं और एक प्यारी सी मुस्कान से आपको आपके काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सर थैंक यू सर, आपने वो जो पॉइंट बोला था ना, मजा आ गया। मैं कहीं भी हूं और अगर कोई मुझे आकर मिलता है और वो कहता है कि आपकी वो जो बात थी उसने क्रिस्टल क्लियर कर दिया मेरे दिमाग में, आपके एक्सप्लेनर ने बना दिया सर। वो जो नशा है, जिसने भुगता नहीं उसको कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता चल पाएगा नॉर्मल पब्लिक। तो लर्निंग वो नशा है। राइट। मैं उस नशे के बिना, जैसे होता ना कि किसी को नशा है, अब किसी को कोई ऐसा नशा है कि सब दारू पी के मजा आता है। अब मैं दारू वाले को ज्ञान दे रहा हूँ, सुन भाई दारू मत पिया कर, बेकार चीज है। तूने पी है क्या? अगर नहीं पी तो ज्ञान मत दे। राइट। तो मैंने क्या है वो लर्निंग का नशा थोड़ा सा फील किया, लेकिन अभी भी मैं इतना लॉरेट नहीं हूं कि मैं ये कहूंगा मुझे सब पता चल गया। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि जब भी कुछ आप नया सीखते हो, मेरे को उससे ज्यादा नशा तब आता है जब मैं सीखी हुई चीज सिखा देता हूं। राइट। कि देखो मुझे ये पता चला, सुनो, क्योंकि मेरी फिर यहाँ स्किल ऐड हो गई। ये भी सर एक पर्सनैलिटी होती है कि सीख कर सिखाना मजा आता है। मतलब ये ट्रेट है, इसको आप मान सकते हो कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट है और मुझे इसमें मजा आता है। तो जब आप ये कह रहे हो ना कि आपके पास ऑफर्स नहीं आते, क्या खूब आते हैं, लेकिन उन ऑफर्स में वो चाहते हैं कि आप यूपीएससी की पूरी जर्नी को वो कर दो, मतलब इसको लीड कर लो आप। यार फिर वही रिपीटेटिव, यही काम फिर से करो, यही काम फिर से करो, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ऑलरेडी कोटा के अंदर एक बहुत अच्छे संस्थान में बहुत अच्छे पद तक रह के आ चुका हूँ। एक सब्जेक्ट से बोरियत होने लगी, दूसरे साल ही सब्जेक्ट बदल दिया। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा हो गया।
मैं हर साल सब्जेक्ट बदलता हूँ। अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपने मेरा सुना हो लेक्चर इन दिनों जियोपॉलिटिक्स पे बोलते हुए, थोड़े दिन में हो सकता है फाइनेंस पे सुनना शुरू करूँ मुझे। बिल्कुल। मुझे वो किक दे रहा है। इस बीच में मैं हो सकता है मैं इस बीच में जर्नी करते करते बहुत से कोर्सेज पास कर चुका हूँ। मैं सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम होता है वो पास कर चुका हूँ, है ना। ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर का होता है, मैं वो पास कर चुका हूँ। मुझे पढ़ना है। सीएफए की किताब घर पे रखी हुई है, रात को 1 भी घंटा मिल रहा है, हम पढ़ते हैं यार, क्या है देखते हैं, लोग पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे इस दिन जिस दिन एग्जाम पास कर जाऊंगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। टचवुड मेरे पास बहुत से लोग काम करते हैं, सर लेकिन बड़ा अलग तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है। लोगों को तो नशा बाकी दुनियादारी से हो जाता है, बट आपको देखो नशा यार, फिर से वही किताबों बात से है कि लर्निंग से अच्छा, है, that इंटरेस्टिंग is- है कि ये गलत फहमी दूर कर देता हूँ। किताबों से नहीं सीखता मैं, बाय द वे। हम्म, मैं किताब के लिए भी अपने साथ 2 साथी रखता हूँ कि यार अच्छा। तुम पढ़ लो यार, मुझे सुना दो। ओके। हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मतलब ये फिर भी मैं क्लियर कर दूं। बचपन में मेरी आदत माँ ने बिगाड़ी। वो जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ के सुनाती थी। ओके। तो वो पढ़ के सुनाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था, मेरा दिमाग एकदम कल्पनाओं में चला जाता था। तो मैंने सुन के जैसे ना ऑडियो विजुअल तरीके से चीजों को डेवलप किया। ऑडियो बुक आपने हाँ, 2 रख रखे हैं कि हाँ, भाई हाँ, मुझे हाँ, पढ़ो सुना जैसे दो। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में जो कंटेंट के लोग हैं लगभग 10 लोग जो पूरे टाइम पढ़ते हैं। सही है सर, वो भी कुछ टाइम में चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। करो, मतलब स्काई इज द लिमिट ना यार, जिसको जो समझ में आता है। मेरा चैनल इसलिए बना, मैं आपको इंटरेस्टिंग, बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, कल को यूट्यूब बंद हो गया तो। मैंने कहा यार मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, 19 में आया था मेरी लाइफ में यूट्यूब। मैं उससे पहले भी वो मचा चुका था कि लोग चाहते हैं, क्रेव करते हैं कि यार ये पोजीशन हमारी हो। ठीक है, तो अगेन ये वैसी चीज है। तो मैंने क्या, मेरी टीम के अंदर अब जितने भी साथी हैं हमारी टीम के, वो सुबह से लेकर के रात तक सबकी ड्यूटी है पढ़ो पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ। राइट। फिर वो पढ़ते हैं, फिर मैं उसमें सुनो, मेरे क्यूरियस क्वेश्चन होते हैं कि यार ये हो गया तो। ऐसा नहीं मैं पढ़ने में बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, लेकिन मुझे वो रॉट लर्निंग जो है ना कि ये याद करना है, नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट करो, डिस्कशन करो, डिफेंड करो, डिबेट फिर करो, पढ़ो। बात करो। मतलब कोई ये कहे कि क्या आप एक पुस्तक लेकर के किनारे में बैठ के बात करना पसंद करें? नहीं भाई, अब हमको 4 चाहिए 7। राइट। आओ गप्पे मारेंगे, फिर पढ़ेंगे, डिबेट करेंगे। हाँ सीखेंगे Discussion ना, करेंगे, क्यूरियस right. होकर के पूछेंगे ना कि यार ये कैसे हो सकता है। राइट सर, मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा कि लोग सोचेंगे कि मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि क्या ऑफर्स आते हैं, कितने के ऑफर्स आते हैं, बट एक चीज़ है कि हमारे देश में एक वो बना दी है कि एक हाँ हाँ, कोचिंग वाले कहते हुए सुन जाते हैं मुझे 100 करोड़ का ऑफर आया, मुझे फलाना ऑफर आया। ये नंबर मैं भी बोल सकता हूँ कि मुझे 250 करोड़ का ऑफर अब तक आ चुका है कि आप आ जाइए, हम आपको पूरी तरह एक्वायर कर लेते हैं। 250 करोड़ का ऑफर आया सर? वैल्यूएशन लग जाती है आपकी कंपनी की वैल्यूएशन। हम अभी भी बहुत अच्छा करते हैं सर। ये तो मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि टीचर्स को लेकर ना एक धारणा है कि टीचर्स तो इतने ही कमाते हैं, प्रोफेसर इतने ही कमाते हैं। सुनो, या इस देश में पीडब्ल्यू जब लिस्ट हुई ना, तब $4 बिलियन, टेक्निकली 35,000 करोड़ से ऊपर हुई। राइट। देश की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हजारों करोड़ टर्नओवर कर रही हैं। टीचिंग जो है ना, ये बहुत बढ़िया मिथ है कि टीचर को अगर आप ये मानकर चलते हैं कि ये तो भैया बिल्कुल साधारण वेशभूषा वाले आदमी हैं, बिल्कुल वही गुरुजी मांग के खाने वाले हैं, वो नहीं है भाई। गुरुजी दक्षिणा लेते हैं, बढ़िया दक्षिणा लेते हैं। 2 तरह के गुरुजी हैं इस समय, एक वो जो ये दिखाते हैं कि बच्चों सारी जिंदगी आपके लिए, और एक मेरे जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार सुनो मेरा कोर्स आ गया, खरीद लो यार। बस इतना ही अंतर है, बढ़िया कमाते हैं। टीचिंग फील्ड ऐसा है जिस फील्ड में लोग आईएएस की नौकरी छोड़ के गुजरे हैं। आप क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आरएसी छोड़ा है। लोग एम्स छोड़ के गुजरे हैं, लोग आईआईटी छोड़ के एंट्री मार रहे हैं, एमबीबीएस छोड़ के एंट्री मार रहे हैं, सीए छोड़ के एंट्री मार रहे हैं, आईएएस छोड़ के। कुछ तो ऐसा होगा ना जो ये फील्ड प्रॉमिस कर रहा होगा। राइट। जस्ट अगर लिस्ट करने लगो ना, जाने कितने आईएएस छोड़ करके जवान लोग कोचिंग खोल के बैठे हैं भाई। जस्ट मैंने इससे पूछा क्यूरियोसिटी की वजह से कि जो भी इस चैनल को देख रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट नोबडी इज सेइंग कि भाई मुझे बहुत तगड़ा टीचर बनना है, मुझे कुछ कर देना है टीचिंग फील्ड में। टीचिंग 2 तरह की है, टीचिंग बाय चॉइस और टीचिंग बाय चांस। जो बाई चांस आ गए वो लास्ट तक स्ट्रगल करेंगे, वो टीचिंग को कभी इज्जत नहीं दिला पाएंगे। बाय चॉइस, या अगर आप, सही बात है सर, कोई भी प्रोफेशन में आप बाय चॉइस अगर जाते हो ना, तो आपको पता होता है कि मैंने चुना था और मुझे इसको सही साबित करना है। तो जो लोग आप देखते हो ना, जो आईएएस छोड़कर चले आए, जो एम्स छोड़कर चले आए, वो बाई चॉइस आए। और जब बाई चॉइस आए ना, तो वो जानते हैं कि इसको कहाँ तक मचाना है। क्यों एक टेक्निकल बैकग्राउंड का लड़का किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम को कंपैरेटिवली अदर्स बहुत तेजी से निकाल लेता है? वो बाई चॉइस आया। सर बात तो ये है ना कि मैंने तो एक चीज़ फिलोसफी में समझी सर,
किसी चीज को ठोकर मार के किसी चीज के पास जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये रेस्पेक्ट नहीं होगा, ठोकर शब्द थोड़ा हम टीचरों पे जाता नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि आप जब खुद ठान लेते हो ना तो मांझी आ जाता है आपके अंदर, दशरथ मांझी, राइट, पहाड़ काट देंगे। कि अब काट देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है सर। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, जीएस में जब एंट्री की तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जीएस पढ़ाओगे, केमिस्ट्री में आप 5,000 रुपये घंटा ले रहे हो पढ़ाने के, जीएस में 500 रुपया घंटा मिलता है। मैं कोई बात नहीं, इसका लेवल अप कर देंगे। क्या माल बात। ये घमंड नहीं था, ये मुझे पता था, कॉन्फिडेंस था सर। अनुभव से कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं यार, मतलब कुछ तो मैं अलग दे सकता हूँ। राइट। ये लोग हैं जो सालों से बने हुए नोट्स हैं, इन्हीं को यहीं से शुरू करते हैं, यहीं तक एंड करते हैं, और इस बात की तालियां बटोरते हैं कि यार सर को एक एक लाइन कैसे याद है, शुरू जहां से करते हैं वहीं खत्म करते हैं। राइट। मैंने कहा क्यों, ये तो बेकार बात है ना, आपने कुछ नहीं सीखा। आप 10 साल से हिस्ट्री को जहां से शुरू कर रहे हो वहीं खत्म कर रहे हो, आपने खुद क्या पढ़ा फिर? राइट। आपने आजीविका का साधन बना लिया इसे, लर्निंग का नहीं। राइट, जो पढ़ा आपने बता दिया। मैं आपको अपने पुराने सारे लेक्चर्स के अंदर दावा कर सकता हूं कि जो पिछले साल पढ़ाया था वो इस साल नहीं पढ़ाया मैंने। सेम टाइटल भले ही ओपन किया हो, लेकिन तरीका बदल दिया मैंने नहीं। तब जाके मैंने कुछ सालों तक अपना इंटरेस्ट बरकरार रखा। राइट, दैट्स अमेजिंग सर। आपके सर 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ, मतलब मिला मिलू के 10 मिलियन से ऊपर हो गए सब तरफ लाखों से। करोड़ों फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया अराउंड पे। राइट, ग्लैमर है, लोग ये सब देखते हैं आपको, उस नज़र से देखते हैं कि सर तो अब सेलिब्रिटी टीचर बन गए। राइट, बट उसके पीछे क्या बोरिंग लाइफ है, क्या बोरिंग रूटीन है। बिकॉज मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत अकेले हो? बहुत अकेला हूँ। ऐसा क्यों बोला आपने? वाई? 1 करोड़ से ज्यादा लोग अगर मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी से बांध दिया कि अंकित अवस्थी तुम पसंद नहीं हो हमें, तुम्हारा काम पसंद है। और मैं उनको अपना परिवार मान के उनके लिए करना शुरू कर दिया। जो जिम्मेदारी मेरे घर के अंदर मैंने 5 लोगों की ले रखी थी, 6 लोगों की ले रखी थी, अब मेरे पास 1 करोड़ से ऊपर लोगों की है। राइट। और उस जिम्मेदारी के पालना में मैं ना संडे देखता ना सैटरडे देखता। उनका प्यार, एप्रिसिएशन जो मुझे कमेंट्स में, कहीं रास्ते में चलते हुए मिलता है, वो मेरी ऊर्जा बन जाता है। और मैं बिल्कुल घोड़े की तरह वो दोनों बांध के और दौड़ना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, आपने कभी इसको इस तरीके से देखा है कि क्या मेरी लाइफ इसी चीज़ के लिए बनी थी, या मुझे बस, देखो सर, फेम भी बड़ा एक तगड़ा डोपामीन है, मतलब दिमाग को एक, यकीन माने मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फेम पर आंसर देना चाहता हूँ, सो दैट पीपल कैन नो कि मैं कैसे सोचता हूँ। मुझे पब्लिक में आप कभी चश्मा लगाए नहीं देखेंगे। पब्लिक में जैसे अटायर में मैं आया हूँ ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं जिस गाड़ी से चलता हूँ उस गाड़ी से नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे पहचान करके मेरे पीछे दौड़ें, 4 लोग आकर के ये कहें कि वाह आपने मजाक कर दिया, लो 10 सेल्फी खिंचाओ। नहीं, ओके, मुझे वो फेम नहीं चाहिए यार। अच्छा लगता है मेरे जानने वालों से मिलना, लेकिन वो बहुत मेहनत करके एनकाउंटर कर गए कि आप तो वो हैं। हाँ, ओके। मैं जितनी बार भी, मतलब बाई ऐसी कोई जरूरत हो गई तो बात अलग है, मैं अगर फ्लाइट भी बोर्ड कर रहा हूँ तो ये उठा करके अंदर रख लेता हूँ। अब इतनी देर में मैं एंट्री करके आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि फ्रेम मेरा पहचान बन चुका है। राइट। मेरी जितनी भी पहचान है उनको बदल के, अगर आप मुझे शर्ट में देख रहे हैं हो सकता है मैं टी शर्ट में मिलूं, आप पैंट में मुझे देख रहे हैं हो सकता है कच्चे में मिलूं। आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि यार अंकित अवस्थी तो नहीं हो सकते हैं। यू डोंट लाइक लाइमलाइट, कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट। समझो आपकी ये चाहत है कि लोग मुझे चाहें, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इसकी एक कीमत है। राइट। मेरे पास बहुत कम समय है जिस समय मैं मेरे साथ होता हूँ। अच्छा सर, एक बार मुझे जानना है कि जब इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, क्लासेस भी लेनी है, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, फैमिली भी पीछे है जिसकी टेक केयर करनी है, और कुछ टाइम तो इंसान को अपने साथ भी व्यतीत करना पड़ता है, वरना इंसान तो पागल हो जाएगा। तो हाउ यू मैनेज ऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये पहला ऐसा सवाल है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा, आपने पूछा, इसके लिए आपका साधुर्भाव। ये मेरी नहीं, मैंने बहुत से लोगों को बहुत पर्सनल तरीके से ऑब्जर्व किया इसी एंगल पर जो आपने पूछा ना। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पहली चीज तो ये मानकर चलना कि जो भी है ना अपने चारों तरफ, ये मेरा नहीं है। मैं उस विरक्त भाव के साथ एनी टाइम रहता हूँ। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि मैं चप्पल पहन के आपको बड़े बड़े शोज में दिखाई दे जाऊंगा। चप्पल भली ही महंगी होगी, लेकिन वो चप्पल इसलिए कि मुझे बंधना नहीं है। ये फोल्ड करने के पीछे लॉजिक, टाई ना पहनने के पीछे ये भाव मेरे अंदर पूरा रहे कि यार बंधना नहीं है।
और ये बंधन नहीं है, ये किस चीज़ का मैसेज है? ये इस बात का मैसेज है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत मैटेरियलिस्टिक है। कि कुछ भी मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। राइट। ईश्वर का मन था देने का, दे दिया, जिस दिन चाहेगा छीन लेगा। एक छोटा सा कोई मेरा विवादित बयान, कोई मेरा गलत वीडियो, कोई मेरी गलत टिप्पणी, कोई मेरा पारिवारिक जीवन का कोई मसला, कोई मेरी पर्सनल लाइफ कहीं भी पब्लिक हुई, उस दिन जनता परसेप्शन बदल लेगी। राइट। जिस दिन वो परसेप्शन बदलेगी, उस दिन मैं कैसे रह पाऊंगा फिर? मुझे एनी टाइम ये लगता है कि नहीं, मैं हर दिन जज किया जा रहा हूँ और मेरा एक्ट है जो जज हो रहा है, मैं नहीं हूं। मैं पढ़ाता हूं, लोग मुझे पढ़ने को जज करते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से मैं क्या हूं तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो मेरे बहुत निजी मित्र हैं, उनको आप कभी मिल लेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपके साथ ये पूरे टाइम पाया जाता है। मतलब आप अगर अपना कोई बहुत अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं, आपके तो सेलिब्रिटी मित्र होने चाहिए ना। मतलब आप बताओ कि मैं तो उस व्यक्ति के साथ था जिनके साथ आप रोज जिनके साथ स्क्रीन पे दिख रहे हो, आप तो उनके साथ समय बिताते हो। नहीं बताता, मैं सब बनावटी है। मुझे बनावटी लोगों के साथ नहीं रहना। मेरा अलवर में घर है। जब मैं जाऊंगा सुबह सुबह पहाड़ पे, एक छोटा सा पहाड़ है 1000 मीटर ऊंचा है, उस पर ट्रैक करने पहुंच जाऊंगा। वहां मेरे कुछ मित्र हैं और जिनको कोई मतलब नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। जैसे आराम का नारा लगाते हुए चढ़ते हैं, बढ़िया रास्ते में चाय पूछ लेते हैं आपसे, बढ़िया भाई साहब, बढ़िया भाई साहब, कोई मित्रता नहीं, हाय हेलो की राम राम। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट लाइफ होती है सर। ये ऐसी चीज है कि आप मुझे, मतलब जिस दिन मुझे देखना शुरू कर दिया, मैं तब एक बहुत ही ऐसा पर्सनल एग्जांपल है, ये बड़ा बनने के लिए नहीं है लेकिन सच है। मैंने मेरी बच्ची की 2 स्कूलें इसलिए बदलवाई क्योंकि वहां के स्कूलों ने मुझे चीफ गेस्ट बना लिया अपने कार्यक्रम में। ओके। तो आपको नहीं लगा कि मेरी बेटी है, इंस्पायर होगी? नहीं नहीं, अगर उसकी इंस्पिरेशन मैं हूं तो फिर वो मुझसे आगे कैसे बढ़ेगी? कमाल बात है। अच्छा सर, ये जो फिलोसफिकल एंगल आपकी लाइफ में आया कि अपने आप को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना, ये 0.1% लोग भी समझते नहीं है इस चीज को, बट आपने कब देखना शुरू करा अपने आप को एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव से? प्रतीक, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था आपको। आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछ रहे हो। टच वुड। फिलोसफी पढ़ता हूँ मैं। पढ़ते हो क्या? मतलब ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, असल में ये वो क्वेश्चंस हैं जो रियल में लोगों को पता होने चाहिए। और मैं अक्सर जब मुझसे कुछ लोग पर्सनली मिलने आते हैं तब ये बात पूछते हैं जो आज आप ऑन कैमरा पूछ रहे हो। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स से जब मिलता हूँ तब ये वाली बातें हमारी ऑफ कैमरा होती हैं जो आप आज ऑन कैमरा कर रहे हो। मैंने लाइफ को कब ये नापा कि ये मेरा नहीं है, और ये कब नापा कि ये छूट जाए तो कोई गम नहीं है। ये बात है 2015 की। मैं किसी अच्छे संस्थान में कोटा के अंदर बहुत अच्छे पद पे बहुत अच्छी सैलरी के साथ काम कर रहा था। मुझे छोड़ करके कुछ नया करना था। मैंने जमी जमाई जिंदगी, वैवाहिक जीवन, परिवार सब छोड़ के कि सुनो भैया परमिशन दो, 1 साल की तैयारी करना चाहता हूँ। ये एक कॉल लेके मैंने देखा कि तैयारी करके देखते हैं। मैंने तैयारी शुरू की। तैयारी के शुरुआती दौर में ही जब मैं उतरा तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी असल में जरूरत क्या है। हम पूरे लोग जितने भी हैं ना, उन्हें कभी ये मौका ही नहीं मिलता कि हम आत्मविश्लेषण कर पाएं कि हमारी जरूरत क्या है। ट्रू। हम दौड़ रहे हैं, आज अकाउंट में इतना है, कल अकाउंट में इतना होगा, परसों, मतलब ही नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ जब मैं तैयारी में उतरा कि मैंने भले ही इतना टैक्स भर दिया हो सरकार को, गाड़ियां बंगले संगले जो होने चाहिए सब हो गए, मेरी जरूरत 10,000 रुपये महीने में पूरी हो जाती है। उस दौर की बात है ये, 15-16 के आसपास की। आज उसको 20,000 कर लो महंगाई को जोड़ के, और उस 20,000 की जरूरत में मैं बढ़िया खा पी लेता हूँ, परिवार के साथ रह लेता हूँ। मेरी पर व्यक्ति बता रहा हूँ, मैं 20,000 में मेरा काम चल रहा है, मेरे परिवार के अंदर 10 मेंबर हैं, तो भाई 2 लाख रुपया हो गया। इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन। इसमें आप अच्छी एजुकेशन पा सकते हो, इसमें आप अच्छे से खा सकते हो, महीना चल जाता है आराम से। ये बेसिक जरूरत है। और इस जरूरत के लिए ना तो मुझे यूट्यूब की जरूरत है, ना इसके लिए मेरे नॉलेज की जरूरत है। मैं समोसे की दुकान चलाऊंगा तो भी कमा लूंगा, मैं गोलगप्पे बेच के कमा लूंगा, मिठाई की दुकान खोल के कमा लूंगा। तो जब मुझे ये पता चला ना कि मैं इतना कर सकता हूं, तो ना तो मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। जब मुझे ये समझ में आया ना, उस दिन लाइफ को देखना शुरू किया मैंने कि क्या है ये। हम में से बहुत से लोग इन दिनों एक वो आया है, मतलब इन दिनों क्या, बहुत पुराना है लेकिन लोगों की चर्चा में इन दिनों काफी है, विपासना जाना। 10 दिन के लोग मेडिटेशन कैंप में जाते हैं, तमाम। वो असल में क्या है, आप अपने आप से मिलते हो उस दिन। राइट। कि मेरी असली नीड क्या है, मैं दौड़ किसके ले रहा हूं। और जब आप अपनी नीड को डिकोड कर पाते हो ना, तब समझ में आता है कि अब जिंदगी ऐसे जीनी है। ट्रू। तो मैंने बाय द टाइम जितना समय क्रॉस किया उससे ये सीखा कि यार मेरी जरूरत इतनी ही थी।
अब बात आई कि इतने लोग जब आपको चाहते हैं तो क्या होता है? ब्लेसिंग्स है भगवान की। जब भी जाता हूँ मैं, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाता हूँ। गिरिराज जी मथुरा वृंदावन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, घूम घाम के 24 किलोमीटर पैदल चल के हो जाता है। वहां जाके जब देखता हूँ तो अपने आप को महसूस करता हूँ मच्छर भी नहीं है यार। अपन जिसके फैन है ना, उस आदमी के करोड़ों लोग एक महीने में चक्कर काटने आते हैं और वो एक से भी नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत बारीकी देखा। हाँ, राइट। मतलब कैसे? क्योंकि आप किसी पर्सपेक्टिव में देखते हो तभी तो एहसास होता है। हमारी नजर में ट्रंप हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, मोदी जी हो सकते हैं, राहुल गांधी जी हो सकते हैं कि ये फैन फॉलोइंग क्या अफोर्ड करके बुलाना पड़ता है आपको। राइट। वो कहता भी नहीं है आपसे कि आओ, और आप प्रभु 2 मिनट भी सुन लेना, बाई चांस देख लेना, पूरे जीवन में एक बार मुझे सुन लेना यार, सर लोग बहुत मिन्नतें करते हैं कि भगवान एक बार मेरी सुन लेना बस। कई 100 किलोमीटर चल चल के जाते हैं, पैदल लेट लेट के परिक्रमा लगाते हैं। राइट, मैं तो फिर भी चल के लगा रहा कि हूँ। एक बार सुन ले बस भगवान। भगवान बस बस। तो जब मैं एक इतने बड़े सुपरस्टार से जब मिलता हूँ ना हर महीने, वो मेरा ईगो इतना बढ़िया से तोड़ता है ना, तो कुछ नहीं है, मच्छर है मेरे आगे। राइट। तेरे को 2 लोग मिलते हैं तेरे एक काम की तारीफ के लिए, मैं तो दुनिया के जीवन में वहां हूं ना कि वो कहते नहीं थकते कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हे भगवान थैंक यू। सही बात है सर। उस दिन मेरे को ये राजनीति ग्लैमर बहुत छोटा लगता है। और मुझे याद नहीं है कि मैंने शुरू कब से किया था। एन नंबर ऑफ टाइम मेरे हो चुके हैं, मतलब बिना, अगर जीवन में मेरा अभी तक कोई अनुशासन बना हुआ है बरकरार, तो वो पहला यही है कि मैं हर महीने गिरिराज जी जाता हूँ। सर एक्चुअली मैंने एक चीज को लोग वहां पे जब मैं जाता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पागल हैं, ये पैदल चलने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। मैं कहा नहीं, आप जिसके पीछे पागल हो ना, बस वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि तेरे अंदर ये भाव ना आ जाए कि तूने कुछ कर लिया है। मैं जाने कितने साल पहले आकर के गया, एक सर आपकी ये बात सुन के ना तो गूज़बम्प आ गए। एक कमाल की बात है ये। लाइक हम अपने आप को कितना बड़ा मान लेते हैं कभी कभार कि कुछ यार नहीं है, हमने तो उखाड़ दिया, ये कर अभी दिया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, राइट, धक्का मुक्की में लोग मर रहे होंगे कि भगवान के बस दर्शन हो जाए। राइट। ये आस्था है ना, इसको बहुत सारे लोग मजाक में ले लेते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दो, आप मत जोड़ो उसको भगवान से, मत जोड़ो ताकत से, किसी से भी, ग्लैमर से जोड़ लो। चलो, वो सुपरस्टार है। ट्रू। और उस सुपरस्टार ने, भाई एक बात बताओ ना, शाहरुख खान को आप पसंद करते हो, मूवी में करते हो ना, राइट। फिर भी घर के आगे लाइन लगा क्यों खड़े होते हो? एक झलक पाने के लिए। एक क्यों? झलक। उससे अच्छा तो वो मूवी में दिखता है। अभी तो बस वो यूं हाथ हिलाता दिखेगा, जिसका आशीर्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्या पागलपन है? आप तमाम प्रकार के सुपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखते हो, हजारों की संख्या में भीड़ उनको देखने आई है। क्या देखना है? क्या मिल रहा है आपको उनसे? मिलता कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं। जब कुछ नहीं मिल रहा है, अब इसी जगह चलो, वहां पे वहां संतोष तो मिल रहा है। पीस है लाइफ में। इस बात का तो संतोष है कि क्या पता भगवान की कृपा हो जाए मुझ पे, और कुछ नहीं तो मेरा जीवन ही सुधर जाए यार। किस भाव से? जब आप भगवान की भक्ति में हो ना, तो आप सत्य के बहुत नजदीक हो, फरेब से बहुत दूर हो, एटलीस्ट आप पॉजिटिव हो लाइफ में। राइट। लाइफ के उन एस्पेक्ट्स के आप बहुत नजदीक हो जो आपके व्यक्तित्व में नैतिकता को सबसे ऊपर ले आते हैं। मैं 5 दिन तक ऐसे लोगों के साथ बैठता हूं जो रोज रात को दारू की बोतल खोल लें, बातें लड़कियों की करें, गंदी गंदी हरकतें करें, उनके साथ बैठ करके जो मेरे दिमाग का करप्शन हो, और शाम को जाकर मैं सत्संग में बैठूं, भजन कीर्तन के अंदर जाऊं, भले ही मुझे भगवान से कुछ नहीं मिल रहा, नैतिकता का स्तर कितना ऊपर होगा, राइट। मेरा समाज में कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा होगा। सही बात है। वो लोग जो मुझे सुनेंगे, या मत सुनो, मेरे जीवन के अंदर खुद के अंदर भाव इतना सकारात्मक होगा कि मैं हर चीज के अंदर सकारात्मकता ढूंढ लाऊंगा। मैं चींटी को भी जब अनाज के लिए या परेशान होते हुए भोजन के लिए देखूंगा, देख के सकारात्मक हो जाऊंगा, अरे यार चींटी कितनी मेहनत कर रही है। सही सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि लोग जब फेम को अचीव करते हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी को अचीव करते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड मनी और एक्सपेक्टेड फेम, और जब चीज़ें लाइफ में बियॉन्ड चली जाती हैं, तो हर इंसान के अंदर एक फैक्टर होता है ईगो। और ईगो एक ऐसी फैक्टर है, मतलब भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर भाई तुम ईगो खत्म कर दोगे तो तुम भगवान बन गए, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। जितना ज्यादा आप ऊपर चढ़ते जाते हो उतना ज्यादा ईगो बहुत बढ़ता चला जाता है। इसके लिए एक लाइन है, उम्र के साथ आपकी उम्र नहीं, ईगो बढ़ता है। राइट राइट राइट। तो ये व्यक्ति पर लागू होती है बात। इंसान का ईगो बढ़ता जाता है और वो और ज्यादा इन चीजों के अटैचमेंट में फंस जाता है, राइट? इंसान को फिर और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। ईगो मसाज में आ जाती है वो चीजें। राइट राइट। कि आज मेरे पास ये गाड़ी है तो ये होनी चाहिए, ये मेरा और ईगो बढ़ाएगी, मेरा पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़ाएगी।
कि भाई तो- 4 बॉडीगार्ड चले हाँ, मेरे साथ, हाँ। एक 2 मैनेजर हाँ चले हाँ हैं। हाँ हाँ, मैं एक्स ताम गाड़ी में झाम। चलूँ, वाई गाड़ी में चलूँ, दोनों, मतलब ये होता है, बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें इंसान को जब यहाँ पे ले आती हैं, बट अगर उसी समय इंसान फिलॉसफी या अपनी जिंदगी को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखता है तो उसको पता चल जाता है, जो आपने अभी बोला कि देखो, मैं एक चीज वो के है बारे कुछ में भी आपको नहीं। बताता हूँ कि ना, भौतिकता और वास्तविकता में बहुत अंतर है। राजऋषि जनक के बारे में कहते हैं कि वो राजा थे लेकिन ऋषि थे। ऋषि क्या है? आसक्ति ना होना। मतलब चाहत। राज है मेरे पास लेकिन इससे मैं अटैच्ड नहीं हूं। तो भाव के बीच में रहकर डिटैच रहना, सही बात है। ये ऋषि कैरेक्टर है। आप अगर किसी भी व्यक्ति को देखें जिस पर वो बहुत ग्लैमरस जिंदगी में हो सकता है, जैसे मतलब आप ये मानकर चलिए कि बहुत से फिल्म एक्टर्स, बहुत से उद्योगपति, उनके पास सब कुछ है, मतलब वो नजर कर दें तो वहां पर बस रास्ता बन जाए, हो सकता है, लेकिन उन पर उसका असर नहीं हो रहा है। ट्रू। आसक्त नहीं है वो उस चीज के। तो मैं भौतिकता के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। हो सकता है कि आपकी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप वो जरूरी हो सकता है जरूरी हो कि आपको 4 बॉडीगार्ड लेके चलने, अदरवाइज कोई अंडे फेंक देगा, थप्पड़ ही मार देगा आके। सही बात है। हो सकता है कि लोग आपको बिल्कुल छीन के अंदर अंदर ले जाएं, आपके क्रीज को बिगाड़ दें, ठीक है, ले जाओ, बहुत से लोगों को पसंद है ये। मैं लेकिन इस बात में रहते हुए ये मैं नहीं हूं, बस इतना अलग कर जाऊं, तेरा तुझको अर्पण। मेरा अहंकार इतना हावी ना हो कि मैं इनसे खुद को जज करने लगूं कि ये 4 लोग हैं ना, मैं भी कुछ हूँ, अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या। राइट। तो सुन भाई, वहां पे आकर के ना बड़े बड़े लोग आकर के नतमस्तक होते हैं। सही बात है सर। ये और वाली वो बात, गार्ड भी नहीं लगाता खुद के। ये वाली बात सुन के तो मेरे को मजा ही आ गया सर। सर एक चीज है कि आप किसको आइडलाइज करते हो? आपका कोई आइडल है? देखो, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे हमारे क्रिएटर मित्र हैं, वो आए थे, तो उन्होंने गुरु के ऊपर कुछ चर्चाएं शुरू की थी कि गुरु के बारे में क्या सोचते हैं आप। तो मैं वहीं से आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि मैं क्या सोचता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ऐसी चर्चाओं में इन जनरल हम चर्चाएं कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत चर्चाएं होती हैं तब हम अपनी सोच को आउट निकाल पाते हैं। क्या तो मैं उस दिन पहली बार पता चला, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यार होता ही है ना प्रतीक भाई, कि मैंने अपने टाइम बीइंग जो सीखा वो ये, हम किसे गुरु माने आज के दौर में बड़ा ही क्रिटिकल हो गया है ये। राइट। और आइडियलाइज किसे करें, ये गुरु से थोड़ा सा नीचे रख लो, लेकिन ऑलमोस्ट उसी दर्जे का है। बिल्कुल। ओके, चूंकि मैं कृष्ण भक्त हूं और मुझे ना मेरे भगवान ने गुरु बन के एक संदेश दिया, और वो संदेश था कि मैंने आपके जीवन की हर परेशानी का समाधान एक किताब में लिख दिया। उसे हम गीता कहते हैं। तो मेरे मतलब जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब होता है कि गुरु की वाणी हमने यहाँ पे लिख दी, तो मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण ने एक पुस्तक लिख दी, और उस पुस्तक में कहा कि तेरे जीवन का जब जब कोई विमर्श ऐसा हो, जब तू परेशान हो, चैप्टर पढ़ लेना। अगर तू काम को लेकर परेशान हो रहा है तो कर्तव्य पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कर्मयोग लिखा हुआ है, पढ़ लेना। हर बात मर, जब तुम जहां जहां परेशान होंगे, मैंने बिल्कुल उस भाषा में, उस कंटेक्स्ट में पूरी कहानी लिखी है, पढ़ लेना। संस्कृत मत पढ़ना, भाव पढ़ लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और कुछ नहीं तो वो जो गीता का सार है ना, क्या साथ लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो कैलेंडरों के नीचे लिखा मिलता है, उन्हीं को दोहरा लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन सब बातों को आप बहुत गहराई से देखते हो तो मैं महसूस होता है कि मैं जिसको बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता हूं वो भगवान श्री कृष्ण है। ओके। किस रूप में? हर रूप में। अब सवाल आता है कि ये तो चलो आपकी आस्था हो गई क्योंकि आपने उन्हें देखा नहीं, तो साइंस का विद्यार्थी होने के नाते ये बात बोलना कि आप जिसको देखा नहीं उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ। चलो, पुस्तक तो है ना मेरे सामने, राइट। तो मैं उस किताबी विज्ञान से जुड़ा व्यक्ति हूँ। अब आती है सेकंड बात कि उसके बाद आप किसे देखते हैं कि भाई नहीं, अगर व्यक्ति में देखना है तो कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आप आइडियलाइज करते हैं? मैं महात्मा गांधी को करता हूँ। ओके। बहुत हद तक ये बहुत ही कॉन्ट्रेरी होता है मेरे केस में जब मैं ये बात बोलता हूँ। बहुत से लोग इस बात का ट्रस्ट नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत हद तक जीवन में मुझे उनके बारे में जानने को मिला है। ये केवल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं है। मैंने खुद गांधीयन फिलोसफी पढ़ी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, और आई केम टू नो कि गांधीयन फिलोसफी के अंदर ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, महात्मा गांधी जी इसलिए वो नहीं थे कि वो एक काठ की लकड़ी को पजामा बांध के और वो धोती बांध के चलते थे, नहीं। गांधी जी को डिफाइन करने के लिए एकादश व्रत है। अच्छा। आप अभी गूगल करें, मैं आपके सामने निकाल के देता हूं। उसमें शुरुआती पॉइंट है सत्य,
अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, कुल 11 शब्द हैं। मैं एक बार के लिए आपको बोल के सुना ही देता हूं। एकादश, व्रत, गांधी, ये मैं इसलिए बोल के सुनाना चाह रहा हूं आपको। देखो, गांधी जी को डिफाइन करने वाले 11 तत्व जो गांधी की फिलॉसफी में गांधी को गांधी बनाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी ना करना, ओके, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह ना करना, मैं अपने पास अपने साथ चीजों को नहीं रखूंगा। शारीरिक श्रम, ओके, अस्वाद, स्वाद पर निर्भर ना रहना, ठीक है, अभय, निर्भय होना मतलब डरना नहीं, सर्वधर्म संभाव, रघुपति राघव राजाराम गाने वाले व्यक्ति ने सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी और अस्पृश्यता। इसका क्या मतलब होता है? स्वदेशी मतलब देश को चाहने वाला, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, ओके, को नहीं मानना, ठीक है, कि ये अनटचेबल्स कुछ नहीं होता है, सब टचेबल्स हैं, मैं जाकर कमोड साफ करूंगा। ठीक है, ये 11 व्रत हैं जो गांधी जी ने अपने जीवन में, जब से गांधी जी बनकर दुनिया के सामने आए, वो इन 11 व्रतों का पालन करते थे। ओके, इनमें से एक भी व्रत, एक भी सिंगल, अगर आप जीवन पर्यंत पा गए तो आपसे बड़ा गांधीवादी कोई नहीं होगा। ये सुनने में लगता है ना सत्य, अरे मैं तो सच बोलता ही हूं, नहीं बोलते, कंडीशनल सच बोलते हैं आप उतना सच बोलते जितना दूसरे को अच्छा लगता है। बिल्कुल है ही सर, यही एक दिन सच बोल के देख लें तो पता चले कि आपका जीवन जो है ना वो खत्म हो गया। इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक जीवन है हमारा। सर हम करते ही वही हैं जो सबके अराउंड जो जचता है चीजों पे। तो जिसको आइडियलाइज करना है, कि कहता हूं कि एक करेक्टर इन 11 में से उसका भी 10% मेरे अंदर आ जाए। गांधी जी, इसलिए गांधी जी नहीं थे कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। लोग दीवाने क्यों हुए? राइट, इन 11 पॉइंट से। लोगों को लगता है खादी का प्रचार करते थे इसलिए हुए। नहीं भाई, मोस्टली पीपल को लगता है कि वो स्वदेशी का वो करते थे। आप सोचिए ना, लोग अहिंसा को क्या मानते हैं कि अंडा नहीं खाएंगे तो अहिंसा है, या नॉनवेज नहीं खाएंगे। नहीं, मन, वचन, कर्म, इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ से तो आप सोच के देखो, आपको अपने वचन से नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और सत्य भी बोलना है, कैसे करोगे? दैट इज हिज जेनिस। यहाँ पे तो सर वचन से ही और कथन से भाई, ही। अगर मुझे सच बोलना है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे अहिंसा का भी पालन करना और सच भी बोलना है। तो हाउ डिप्लोमेटिक आई एम। पटेल साहब पता है कि पीएम के सबसे अच्छे दावेदार हैं, लेकिन नेहरू जी को पीएम बनाना चाहते हैं, तो पटेल साहब को चिट्ठी लिखते हैं कि पटेल, मेरा मन है कि नेहरू पीएम बने। देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो लंबे समय तक लीड कर सके, लीड कर पाए। पटेल की विदेशों में पकड़ अच्छी है। नेहरू को देख करके विदेशी लोग भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं। थिंकर भी थे, राइट। तो अहिंसा भी है और सत्य भी है। ज्यादा सत्य तो ये होता है कि भाई मैं इनके साथ हूं, बाकी सब देखो। नहीं नहीं, तो यहीं से डिप्लोमेसी का एंट्री होती है कि अपनी बात को इतने अच्छे से रखा गया कि रख भी दिया, बुरा भी नहीं लगा, राइट, और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, राइट। सर एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ टीचर्स के लिए, कि दैट व्हाट मेक्स अ गुड टीचर ग्रेट? यार, पहले गुडनेस, ग्रेटनेस रेफरेंसेस हैं। हो सकता है आपको मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को मैं ना लगता हूँ, तो पहला तो ये रेफरेंस है। तो इस रेफरेंस फ्रेम से हटाते हैं। मेरी नज़र में टीचर ग्रेट कब होता है? जब उसके सेक्रीफाइसेस उसके काम के ऊपर दिखने लगते हैं। दुनिया इस तरह से नापती है। जब कोई ये बताता है ना कि मैंने 1 रुपए में कोर्स पढ़ा दिया, मैंने 100 रुपए में पढ़ा दिया, लोग उसको ग्रेट मानने लगते हैं। वाओ, आजकल तो आपने अस्पताल खोल दिया, या फिर आपने धर्मशाला चला दी, या फिर आपने कन्याओं का विवाह करा दिया, जो टीचर के काम नहीं है, पर ठीक है करा दिया, ठीक है साहब, तो ग्रेट है सर आप। क्योंकि जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी राजनेताओं से, आपने लोकतंत्र क्यों चुना? आपने लोकतंत्र में अपने अकाउंट का जिम्मा, संचित निधि जो भारत की है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसकी जिम्मेदारी आपने अपने वोट से निर्वाचित सरकार को दी कि सुनो, ये मेरा पैसा है जो मैं टैक्स से कलेक्ट करके आपको दे रहा हूं, इस पैसे का विवेकाधीन तरीके से आप खर्च करना, मैंने ये आपको ताकत दे दी। यही तो है ना लोकतंत्र। सरकार कैसे चलती है? सरकार का थोड़ी तो राजनेता बना, राजनेता कर क्या रहे हैं? आपके पैसे को खर्च करने की पावर आप उन्हें दे रहे हो। बिल्कुल। इसीलिए बजट लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से तो केवल परमिशन लगती है। डन हो गया? ओके। जब यहां से राजनीतिक अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को आप पूरा नहीं करता हुआ देखते, तो जनता की अपेक्षा तो क्या थी कि मेरे लिए सरकार एक ऐसा अस्पताल बनाएगी,
मेरे लिए कैसी स्कूल खोलेगी, मेरे लिए पानी साफ मिलेगा, सड़क सही मिलेगी, समाज सुरक्षित मिलेगा, ये चाहत थी किससे थी? आपने टैक्स दिया था ना, राइट। आपने जिनको चुना था ना उनको जिम्मेदारी दी थी, वो नहीं कर पा रहे। अब अचानक एक भामाशाह उठकर आते हैं जो कहते हैं कि मैंने अस्पताल बना दिया, अब मैं ग्रेट हूं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ वो काम कर दिया। इस देश में क्रिमिनल्स को भी जस्टिफाई ऐसे किया जाता है ना। रॉबिन हुड छवि बहुत सारे बॉलीवुड के अंदर आपने सुना। और रॉबिन हुड हमारे देश में तो बाहुबली होता है। बाहुबली कि भाई क्यों अच्छे हैं? बोले मर्डर करके पैसे कमाए थे, बोले पैसे आए, अब मैंने 100 कन्याओं का विवाह करा दिया। ग्रेट हो यार आप। 10 लोगों के मर्डर का पैसा था आपके पास, अब आपने अस्पताल खोल दिया। तो जब आपने ये काम कर दिया तो आप क्या कहलाए? ग्रेट। ग्रेट। तो मैं ग्रेटनेस से बचता हूं। ग्रेट क्या है मेरी नजर में? जो आपको काम दिया गया है। काम क्या है? शिक्षण। आपने चुना है ना उसे, राइट। तो अच्छे से कर लो। आपको समाज ने जिम्मेदारी दी है कि आप कुछ अच्छा समझा पाते हो, समझा दो। ग्रेटनेस का क्यों चोला उड़ना? आप सिटीजन होने के नाते कि अस्पताल नहीं खोल सकते, खोलो यार। बिल्कुल। स्कूल नहीं खोल सकते, क्यों नहीं खोल सकते? खोलो ना यार। लेकिन ग्रेटनेस मत मांगो फिर। इस देश में सरकार ने ऑलरेडी हर पंचायत समिति में एक अस्पताल खोला हुआ है। बिल्कुल। पीएचसी तो खुला ही हुआ है ना, जिला स्तर पे भी खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। उनको ही अच्छे से चलाने के लिए पाबंद कर दो। जनता को इतना पढ़ा दो कि वो समाज में डिमांड ये करे अपने राजनेता से कि सुनो, मेरे अस्पताल के अंदर जो आईसीयू मशीन है ना, जो आईसीयू के अंदर या एक्सरे के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं, बढ़िया काम करनी चाहिए। ये नॉलेज की ताकत है। राइट। क्यूबा नाम के देश में एक भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है। अच्छा, एक भी? और उसकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो ऐसी कि कोरोना काल में वो खुद सर्वाइव कर गए। चाइना के अंदर एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। आज उनका जब एग्जाम होता है तो उसका रेफरेंस हम लेते हैं। उनकी तकनीकी में अमेरिका वाले उनसे डरते हैं। दुनिया को कोरोना देने वाले खुद बच के निकल गए। कहने का मतलब यह है कि करने का इंटेंट आपने जिनसे करना है उनको दे दिया कि सर आप करिए इस काम को। शिक्षित इतना कर दो कि आपको अपने अधिकार पता हो। तो मैं मेरी भूमिका वहां देखता हूं। तो मैं अच्छा कब हूं? जब मुझसे एक्सपेक्टेड था कि मैं लोगों को अवेयर करूं। बाकी लोगों का पैमाना है, देखने का नजरिया है। मतलब मेरी नजर में ग्रेट कोई नहीं होता। मतलब यू आर सेइंग दैट जो आपका रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको अच्छे से अगर निभा देते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, हल्दीराम अच्छा है, ग्रेट है, ठीक है, क्या है? हल्दीराम है सर। हल्दीराम है, लेकिन अपने काम में वो ग्रेट है। राइट। नन अदर हल्दीराम, ये बोल सकते हो आप। नाइस डेफिनेशन सर। है ना? आप अपने शहर के अंदर भी कोई पताशे की दुकान वाला ढूंढिए, मोची ढूंढ लीजिए, अरे छोड़िए, कटिंग सैलून ढूंढ लीजिए, कपड़े वाला ढूंढ लीजिए, वो अपने काम में ग्रेट है। बिल्कुल रिलेटेबल कर दिया आपने लोगों के लिए। राइट। है ना? तो मैं कहने लगूं नहीं साहब, अब तो भैया आपको अब वोट चाहिए तो आप वोट के लिए राजनीति में सीधा उतरो ना यार। राइट सर। अभी कुछ दिन पहले आपने इंटरनेट पे थोड़ा यूट्यूब पे बवाल मचा दिया एकदम से। मैंने? हाँ, एकदम धमाका हो गया था। वो धमाका ये था सर कि खान सर एक एजुकेटर थे, एक टीचर हैं, राइट। और उसके बाद वो एक फिनोमेना बन गए अभी कुछ दिनों में मीडिया में, राइट। सर मैं आपसे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ कि वो अच्छे टीचर हैं या वो एक अच्छे परफॉर्मर हैं? आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है? मतलब किस सोच के आप विरोधी हो? देखो, मैं बहुत अच्छे से ना बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, पर ट्रोलर्स को समझ में कम आती है, पर फिर भी मैं इस बात को बोलता हूँ। ही इज़ ए वेरी गुड टीचर, राइट। नेक्स्ट लेवल टीचर। जो मैं बोलता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आंसर देता हूँ कि मैं चीज़ों को समझा सकता हूँ। तो मैं खान सर को उस कैटेगरी में बहुत आगे रखता हूँ कि चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं, राइट। कठिन से कठिन बात को बहुत सहज तरीके से इतना कनेक्ट करके समझाने की उनके पास कला है कि वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं, राइट। हो गया। अब दूसरा पॉइंट, लेकिन अब मैं अपने अच्छाई को, जो मेरी अच्छाई है पढ़ाने की, उस अच्छाई को किस तरह से जनता के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ये असली मेरी लड़ाई थी। मैं जिस चीज को लेकर बहुत मुखर हुआ, हमने एक टाइटल चलाया 200 रुपए वाले खान सर, राइट। वो ये था कि यार अब जैसे मैं आपके सामने जब से आया हूं, मेरा प्रयास ये है कि मैं जो हूं ना वो आपको पता रहे, राइट। मतलब अगर मैं ये बोलता हूं मेरे पास मर्सिडीज की बस है तो पता होना यार मेरे को क्यों छुपा करके टैक्सी से घूमना है। बिल्कुल। मतलब मैं कमा आपसे रहा हूं और आप ही से छुपा रहा हूं, नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं टैक्स देता हूं भाई, चोर थोड़ी हूं। मैं आपसे कमा रहा हूं तो मैं आपको ये बताने में हेजिटेट क्यों कर रहा हूं?
मैं गोल घुमा के क्यों बॉल मार रहा हूं? हम्म, इसका मतलब इंटेंशन गलत है। राइट। मुझे अपने आप को दिखाना तो ये है, करना ये है। मुझे दोहरे लोग पसंद हैं ही नहीं। ये इन्हीं की बात नहीं, मैं इस दुनिया में उन सब से नफरत करता हूं जिन लोगों को करना कुछ है, दिखाना कुछ है। हम्म, अब बात आई खान सर की। सर खान सर से आपके नफरत करते हैं? नहीं, वो मेरे सेक्टर के, मेरे फील्ड के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। राइट। उन्होंने वो कर दिखाया जो समाज के अंदर शायद ही कोई करने की सोच सकता था। शिक्षा को इतना डिजिटल तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया, उन्होंने और फिजिक्स वाला ने, दोनों ने, अलग पांडे सर ने, आम जन तक शिक्षा को पहुंचा दिया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर फिर भी आप मंच पर जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं 200 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ाता हूं। हम्म, क्यों नहीं कह सकते? आप कहिए कि हमारे मेजर कोर्सेज बहुत सस्ते हैं। हम्म, मेजर मेरे कोर्सेज 200 रुपए में हैं। कुछ अच्छे कोर्सेज भी हैं, महंगे कोर्सेज भी हैं, सब हैं। राइट। आपसे तब भी आपकी ग्रेटनेस को कोई नहीं छीन लेगा। ऑफ कोर्स, सही बात है। आप तब भी महान रहेंगे। राइट। लेकिन फेयर रहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके इस सेट किए पैटर्न ने लोगों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। हम्म, लोग आपके अंदर सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं पालने लगे। हम्म, अस्पताल खोल रहे हैं आप, मेरे पास मैसेज आने लगे, आप कब खोलेंगे अस्पताल? मैंने कहा ग्रेट। अब मैं इस जनता को यह समझाऊं कि अस्पताल खोलने से अगर आप मेरा कंपटीशन करेंगे तो मैं 10 और चीज खोल देता हूं। क्या यह तरीका है? क्या मैं भारत सरकार हूं, मैं राज्य सरकार हूं? आपने चैरिटी करी, आपको सुख मिल रहा है, करिए ना। ये आत्मीय सुख मेरे पीआर का स्टंट कब हो गया? हम्म, मैंने अस्पताल खोला मेरे सुख के लिए खोला ना। बिल्कुल। आपको पता है एक माँ भी जब बच्चे को प्यार कर रही होती है ना, आप यकीन मानिए कि बच्चे को तो अच्छा लग ही रहा होता है, लेकिन माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। राइट। मैं अगर ये कहूं कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं, मैं अपने बच्चों के ऊपर एहसान करूं, नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ होता वो आपकी करुणा है, वो आपका अफेक्शन है। हूं। आपको अच्छा लगता है ना भाई? राइट, 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 राइट। इस दुनिया में आप जब भी कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, आपकी स्व प्रेरणा कैसे जागृत हुई? क्योंकि आपको अच्छा लगा। गॉट यू। मैं पूरे टाइम यूट्यूब पर जो पढ़ा रहा हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं दिन के कम से कम 5-5 वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट करता हूं। मैं कहने लगूं कि नहीं मैं तो सब चैरिटी कर रहा हूं। नहीं भाई, मुझे पता है कि यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता हूं, आप तक चीजें पहुंचती हैं। मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। बस मैं इतना फेयर हूं। मैं कहता हूं सुनो ये कोर्स ले लो, ये कूपन कोड लगा लो, इतने में मिल जाएगा। मुझे क्यों झूठ बोलना भाई? और मेरे प्रोडक्ट में दम है, मुझे पता है, तो आप खरीद लो। नहीं खरीदना तो भाई मत खरीदो। आपका कहना है इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज। जो है यही है। यही है। मुझे अब बोले नहीं नहीं सर, आपने ना मतलब 80,000, आपको पता है हमने इधर कुछ जानकारी दी, खैर अब इस बारे में ज्यादा एंट्री नहीं करें। वेबसाइट पे प्राइसेस बदल दी गई रातों रात। सब्जेक्ट वाइज दिखाना शुरू कर दिया, ये क्लास इतने की, ये क्लास इतने की। मैंने कहा अभी भी पूरा कोर्स जोड़ लो। और छोड़ो सर, इस कोचिंग इंडस्ट्री में ना 50 ऐसे टीचर मैं लिस्ट करके आपको नाम दे सकता हूं जिनके कोर्सेज 500-500 रुपए में 6-6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। राइट। 1-1 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ा दे रहे हैं, 99 रुपीज में पूरा कोर्स पढ़ा दे रहे हैं। अगर नहीं है तो आप केवल कीवर्ड डाल के गूगल कर लो, आपको लिस्ट से टीचर निकल आएंगे। दिक्कत इस पर नहीं है। दिक्कत इस बात पर है कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं सस्ता पढ़ाता हूं तो गोली चल जाती है। राइट। दिक्कत ये है कि मतलब आपको उस चीज से प्रॉब्लम है कि आप उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हो। आप मार्केटिंग में भी उस तरह की मार्केटिंग कि मैं सस्ता पढ़ाता हूं तो मुझे लोग निशाना बना लेते हैं। है ना? मेरे ऊपर गोली क्यों चल रही है? और फिर बाद में पता चल रहा है कि वो भी आप ही के गार्ड ने चलाई है। राइट। मतलब एक बार आपने झूठ बोला कि मैं सस्ता पढ़ाता हूं इसलिए गोली चल रही है, फिर गोलियां चल जा रही हैं, तो पता चलता है देख लिया मैं तो कहता ही था गोली चल जाती है। राइट। फिर पता चलता है ये तो आप ही के गार्ड ने चलाई है। और उस पूरी कहानी में एक दूसरी तरफ जो पार्ट बैठा हुआ है जिसको कोई नहीं जान रहा था, आज सारा देश चर्चा कर रहा है, रोशन आनंद सर के बारे में। राइट। उनके ऊपर ये कहर इतना बड़ा बन के टूटता है कि उनका भाई खत्म हो जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि झूठ या अर्ध सत्य, अगर इसका नुकसान आप जैसे जिम्मेदार लोगों के ऊपर से हट जाएगा ना, शिक्षक से एक्सपेक्टेशन है कि वो सही को सही रखने का अधिकतम प्रयास करेगा।
अच्छा सर, ऐसा लोग क्यों करते हैं? मतलब मैं ऐसी आप जैसे खान सर के बारे में बात करी, बट आप ऐसी इंटरनेट पे भी वीडियोस देखोगे, इंस्टाग्राम पे, कि कोई किसी की मदद कर दे रहा है तो उसकी वीडियो शूट करके डाल रहा है। भाई ये गलत नहीं है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप 200 में पढ़ाते हो ना, खूब प्रचार करो, अच्छाई फैलनी चाहिए, Right. अदरवाइज बुराई जीत जाएगी। मूवी के अंदर सिगरेट का विज्ञापन आ रहा है, शराब का विज्ञापन आ रहा है, तो आपके काम का भी विज्ञापन होना चाहिए। लेकिन फिर बताओ कि सुनो ये चीज नुकसानदायक हो सकती है, ये यही नहीं है। आप कहेंगे और तो कोई नहीं बताता। अरे भाई, जब देश आपको अपने देश में सर्वोच्च पदों पर जाता देख रहा है, उन प्लेटफॉर्म्स पर बैठा आपको देख रहा है जहां सब घर के लोग सुन रहे हैं, राइट। वहां स्टैंडर्ड गलत सेट मत करो। बोले आप उनको भी तो देखो। नहीं भाई, आप ही ने चूज किया ना कि सबसे ऊपर टॉप उनको रखना है, बिल्कुल। तो जिम्मेदारी दे दी आपने। जो आपने भी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको अगर नहीं है सर, हर दिन आपको 100 चेक एंड बैलेंस से गुजरना पड़ता है। राइट। मैंने आपसे अभी कहा कि मैं पब्लिक में इस तरह नहीं जाता कि लोग मुझे पहचाने। गार्ड मुझे भी अगर चाहे तो मैं चाहूं तो चलो सब 4 गार्ड लग जाओ, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं अच्छा कमाता हूं। राइट। लेकिन इसलिए कि गार्ड देखते लोग मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे कि कोई तो है ये, फिर ढूंढ ढूंढ के अच्छा ये वो है। क्यों? आपका तरीका हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी जब आपको मिले तो इस देश के अंदर उसको बखूबी निभाओ। मेरी ऑल गुड विशेज हैं उनके साथ, बस रिक्वेस्ट यही है कि आप जो लोग हैं ना बस वो सच करें ना यार, बस इतना सा है। मतलब नजरिए हो सकते हैं। मैं पहले भी इस बात का मुखर विरोधी था, आज भी हूं। कुछ लोगों ने कहा आपने अभी क्यों बोली ये वाली बात, पहले क्यों नहीं बोली? पहले कब ऐसा मामला हुआ कि मुझे ये बात बोलने की जरूरत पड़ी? गोली तो फर्स्ट टाइम ही चली है ना, FIR में भी फर्स्ट टाइम पता चला है। राइट राइट राइट। अभी कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि आपको भी ट्रोल करके काफी सारे लोगों ने वीडियोस बना दिए कि भाई। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रोलर्स जो होते हैं ना, वो आपके सबसे ज्यादा शुभचिंतक होते हैं। आप ये मानिए ना सर कि विपक्ष की भूमिका क्या है देश में? सरकार को जिम्मेदारी देना। राइट। ट्रोलर सही मायने में आपसे प्यार करता है। आपका जो फैन आपसे प्यार करता है उससे ज्यादा ट्रोलर प्यार करता है। वो आपको सही करने के लिए तो कोशिशें कर रहा है ना, वो आपको ही तो आईना दिखा रहा है ना कि सुनो देखा पलट गए ना, देखा बोल गए ना। ये क्यों आपको कर रहे हैं बेचारे? इतनी मेहनत करके सोच के आ रहे हैं आपके बारे में, आपके पुराने वीडियो तलाश रहे हैं, नए वीडियो तलाश रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो ट्रोलर्स को रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा, और वो इसलिए मैंने वीडियो बनाया मेरे प्यारे ट्रोलर्स, और वो बहुत ही सही है और उनको एड्रेस करने की जरूरत है। वो बहुत मेहनत करते हैं। अदरवाइज सर कोई किसी के ऊपर एक अच्छी बाइट के लिए मेहनत नहीं करता सर। आपके ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं, आसान काम नहीं है सर। इस देश के अंदर विजिबिलिटी के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर जाते हैं सर। बिल्कुल सर। यहाँ तो वो बेचारे सब मेहनत करके मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मतलब आप इस चीज को हेट नहीं करते रहे? नहीं नहीं, अरे सर हेटर्स ही हैं जो आपको अनुशासित रखते हैं। अदरवाइज आप में अराजकता आ जाएगी। एक्सट्रीम लव ही गलतियां कराता है। राइट राइट राइट। खान सर के मामले में यही हुआ। 0 हेटर व्यक्ति गलती करा गया। हर 5 कोचिंग में लगे होते हैं बाहर कि भाई हमारे कोचिंग से था, हर कोई कह रहा है भाई इसको हमने पढ़ाया था। कोई कुछ बन जाता है तो बताता है हमने पढ़ाया था। ये ऐसा क्यों है सर? इतना करप्ट बिहेवियर क्यों है कोचिंग इंडस्ट्री में? फेकनेस क्यों है? करप्ट नहीं है ना, फेक है, सच है। वो जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कैसे? किसको करप्ट कहते हैं आप? अगर मैंने रिजल्ट शो कर दिया ये करप्ट है? नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने उस कंट्रीब्यूशन को बस उस तरह से नहीं शो किया जैसे करना चाहिए था। आपने उस बच्चे को हो सकता है कि प्रोग्राम में प्रीलिम्स की तैयारी कराई हो, फाइनल रिजल्ट में अगर बच्चा आकर के ये कह देता है कि नहीं मैं तो पूरा क्रेडिट उस संस्थान को देना चाहता हूं जिसने मेरे को इंटरव्यू की तैयारी कराई थी। प्रैक्टिसेस में ये आ गया कि अब जिसकी तस्वीरें आप छाप रहे हो ना, वो आपके साथ मिल के खेल रहा है। आप कोचिंग को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो, लेकिन वास्तविकता में ये है कि जिनके पोस्टर्स टक रहे हैं ना, वो इस चीज से बहुत अभ्यस्त हैं। उन्हें पता है कि इस कोचिंग ने मेरी तस्वीर छाप दी तो इसके इतने रुपए मिलेंगे। अच्छा, रिवार्ड है उसको। ओके। अगर मेरी टॉपर होने की यहाँ पर तस्वीर छपी और मैंने इस कोचिंग का नाम ले लिया तो मैं इसके इतने पैसे मांग सकता हूँ। क्यों होता है ऐसा? आपको पता चल गया कि इसकी कोचिंग से ये सिलेक्शन हुआ है, इस एक्स कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है, आप भी तो तुरंत भागोगे ना।
कि यार मुझे भी एडमिशन इसी में लेना चाहिए यार, इन्होंने रैंक कैसे निकाल दी। राइट। तो असल में ये डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड क्या है? अल्टीमेटली सिलेक्शन डिमांड है। आपने अपनी कोचिंग से क्या दिखा दिया कि साहब देखो हमारी कोचिंग से ये निकल के आया है। आपको क्या चाहिए? जनता पढ़ने आए, फीस देकर जाए, मेरा काम चले। क्या ये गलत प्रैक्टिस है? नहीं। आप अपनी सफलता को शो करें, ये बिल्कुल गलत नहीं है। गलत क्या है? खरीद लेना। एक्स कोचिंग का प्रोडक्ट था, आपने खरीद के पोस्टर डाल दिया, ये गलत है। लेकिन केवल कोचिंग गलत है? होता है ये? यही होता तो होता है। होता तो है टॉपर्स खरीद चलते हैं। ओके, आई थॉट कि कोचिंग्स लगा देती हैं, बट उधर भी डील नहीं होती है। नहीं 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 भाई, आजकल तो ये इतना बड़ा फैशन बन चुका है कि एथिक्स पढ़ करके यूपीएससी की तैयारी किया हुआ बच्चा सबसे पहले सिलेक्शन होते ही अपने एथिक्स बेच रहा है। सारे नहीं, बहुत। काइंड से या कैश से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं कि आपको बढ़िया 5 डे का बाली ट्रिप दे देंगे साहब, आप तो बस कह दो हमारा नाम ले लो। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि पता है कि ये रिवार्ड में बदल जाएगा। सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई ये होता है। हो गया। मतलब सर, इसमें coaching- गलत सिर्फ ये है कि आप खरीद कर रहे हो, वो गलत है। शो करना तो काम है आपका, नहीं करोगे तो फिर कैसे लोग मानेंगे कि हमारे यहाँ का ये प्रोडक्ट है। अच्छा, जैसे मुझे मेरे शो पे आए थे विजेंद्र चौहान सर, तो उन्होंने बोला कि कोचिंग इंडस्ट्री भी अब ड्रीम सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन गया है। मतलब कि उधर अब एक ड्रीम बेचा जाता है। मतलब कोचिंग एक पूरा बिजनेस का इकोसिस्टम बन गया है, जहाँ पे पीजी भी होते हैं, मेस भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आपके नोट्स सेल करे जाते हैं। सारी चीज़ों का इकोसिस्टम है, इकोनॉमी चल रही है मतलब उधर। और इस उसमें देश में सरकार ड्रीम बेच के चल सकती है कि विकास होगा। इस देश में सरकार इस ड्रीम के साथ चल सकती है कि 2047 के अंदर हम विकसित होंगे, जीरो करप्शन होगा, काला धन वापस आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, सबको रोजगार होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा। ड्रीम है ना। उस ड्रीम पे आप सरकार चुन ले रहे हैं, अपनी तिजोरी पर बैठा करके लोग बिठा देते हैं कि जाओ सब सरकार चलाओ, सब आपको हमने ये ग्रांट कर दिया। कोचिंग तो बेचारा बहुत सही कर रही है यार। आपने सर एक ऐसा कटाक्ष आंसर दे दिया ना कि क्वेश्चन खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो नहीं गई। है ना। अगर आप कहो कि ड्रीम बेचना गलत है, क्यों भी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप ही बोलते हो, कोटेशंस लिखी हुई हैं। उम्मीद का किसी ने पैसा ले लिया, पैसा तभी तो लिया ना जब देने वाला खड़ा था। बट सर आपको ये अपना क्लेम dream करना कि दैट हम तो 100% करवा देंगे। यार देखो, बात ऐसी है ना कि इस दुनिया में अगर कोई ये कहता है कि करप्शन पुलिस वाले करते हैं क्योंकि मैं पुलिसिंग करके आया हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, समाज करप्शन करवाता है। मेरा जब सिलेक्शन हुआ, मुझे आबकारी विभाग मिला, मेरे पिताजी को बधाई मिलने लगी कि साहब आपका बेटा कुबेर के खजाने पे चला गया। हाँ, क्यों? 35,000 रुपये तनख्वाह थी। क्या कुबेर का खजाना होता है? पर उन्हें लगता था कि शराब के विभाग में गया है, नंबर 2 की भर भर के कमाइयां आएंगी। राइट। मतलब किस समाज का हिस्सा हूं मैं? इस समाज का ना, जो मुझसे ये कहता है कि वाह अब तो भाई साहब, मैं उससे पहले ठीक से कमा रहा था। मेरी नौकरी छोड़ने की प्रमुख वजहों में ये था कि मैं अब एक ऐसे विभाग में जा चुका हूं जो इस नाम से जाना जाता है कि कुबेर का खजाना है। मैंने कहा भाई मैं ऑलरेडी खजाने पे बैठा हूं, कल को आपकी 5,000 रुपए की बोतल मेरे इस खजाने को मुझसे वापस ले जाएगी। सही बात है। आप मेरे पूरे कर्म पर, मेरी नैतिकता पर प्रश्न खड़े कर दोगे। बोले नहीं साहब आप कालिक से दूर रहना। मैं नहीं रह सकता, मैं पहले से सोशल मीडिया में सक्रिय व्यक्ति हूं। लोग उठ करके सवाल सबसे पहले, देखा आपने तो ये वहां से कमाया। मैं किस किस को जवाब दूंगा यार? हमारा समाज ना बहुत अलग तरीके से चलता है। आप किसी को रेलवे में बता दो क्या करते हो भाई साहब, बोले ड्राइवर हूं। अच्छा, पायलट हूं। बोले अच्छा, और टीटी हूं। पता है कि पे स्केल में अंतर है। टीटी की इज्जत है सर, फिर तो मतलब कितना कितना कर लेते हैं सर आप? सुनो ना, साइड में बताओ कितना कर लेते हो। सही बात। और आप जब सीट लेने खुद जा रहे हो तो सीट के नाम पर उनसे सीट मांगते हुए आपको वो नैतिक लग रहा है। सर देख लो ना, बिठा लो ना, आपकी 7 नंबर सीट पे बिठा लो, 200 रुपये ले लेना सर। आपको वो एथिकल लग रहा है। एक पुलिस वाला जो आपको रोक करके कानून सिखा रहा है कि देखिए लाल बत्ती क्रॉस किया, अच्छी बात नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता था, कोई मर जाता, चालान कटेगा, सर ले देके देख लो ना सर। और फिर आप आके पोस्ट क्या डाल रहे हो? पुलिस वाले बहुत बुरे होते हैं, करप्ट होते हैं, ये होता है। सही बात है सर। पुलिस भी आप ही में से निकली है सर। एक इकोसिस्टम तो तभी बनता है जब आप भी, ताली दोनों हाथ से सर। बजती देखो, है। यत्र राजा तत्र प्रजा, ये पुराना समय था। अब यत्र प्रजा तत्र राजा, ये लोकतंत्र है। वेरी वेल डिफाइंड सर। सर पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग पे मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रोशनी डालो। सर सबसे बड़ी गलती इंडियन पेरेंट्स
अपब्रिंगिंग देते हुए किसी बच्चे के साथ क्या करते हैं? आपको क्या नजर आया आज तक जो आपने पढ़ा हो, समझा हो? शुरुआती गलती करप्शन की है, जो अपब्रिंगिंग की सबसे बड़ी गलती है। हम एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ करप्शन एंटर करा चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे कैसे? आपके फादर ने अगर कभी आपसे ये कहा हो कि बेटा प्रतीक 10th में अगर तुम्हारी इतनी परसेंटेज आ गई तो तुम्हें यहाँ लेके चलेंगे, शुरुआत में तो ये रिवार्ड था, लेकिन उस रिवार्ड ने कब करप्शन का रूप ले लिया आपको पता ही नहीं चला। अब पूछिए कैसे? क्या रिवार्ड करप्शन हो सकता है? ये बात सरकारी नौकरी में आगे पता चलेगी आपको। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सर सुनो मेरा ये काम सरकारी काम है, निकाल दो ना सर, ये तो आपकी ड्यूटी है ना, राइट। लेकिन इस ड्यूटी के बदले आपको वो कहता है सर मैं आपको ना कुछ तो देना चाहता हूं, आप उसको करप्शन कह देते हो। रिवार्ड ही करप्शन बन जाता है जब आप अपनी ड्यूटी सही से कर रहे होते हो। एज ए स्टूडेंट, एज ए चाइल्ड, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी ड्यूटी पूरी करें आप। राइट। रिवार्ड एप्रिसिएशन का हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट का हो सकता है, अच्छे खाने का हो सकता है, लेकिन आप क्या रिवार्ड दे रहे हो? साइकिल देंगे। आपने उस बच्चे को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया कि वो अब हर अच्छे काम के बाद रिवार्ड मांगता है। ये कुछ मिलेगा तो होगा, और बिना रिवार्ड की जितनी भी चीजें हैं वो उसको मोटिवेट ही नहीं करती। आप कॉलेज प्रोफेसर बदले में एक इंस्पेक्टर, पूछो क्या बनना पसंद करोगे, एसएचओ बनना पसंद करोगे कि कॉलेज लेक्चरर? आपको इंस्पेक्टर के हाथ रखते हुए ज्यादा लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उधर रिवार्ड है। राइट। कारण क्योंकि आदत आपने ऐसी डाल दी बचपन से। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, ये अपब्रिंगिंग पे मेरे बच्चे को मैं खुश होकर के ये दिला रहा हूँ, कोई रास्ता बताओ। रास्ता समाज को सोचना पड़ेगा साहब। फिर आप उस व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे चल करके रिवार्ड से नहीं खरीदा जाएगा। भैया बिकोगे तो सही, कैश में बिकोगे या फिर काइंड में बिकोगे, क्योंकि आदत में है तुम्हारे बिकना। एक मूवी है न्यूटन, जिसमें राजकुमार राव संजय मिश्रा के साथ चुनाव कराने जा रहे होते हैं, और वो बोलते हैं, एक सीन है बहुत खूबसूरत सा, कि मैं बिल्कुल करप्ट नहीं करता हूं, मैं करप्शन नहीं करता हूं। तो संजय मिश्रा बहुत अच्छा बोलते हैं उनके सामने, यही एक्सपेक्टेड था तुमसे, यही करने के लिए यू आर सपोज टू डू दैट। ये ना करके तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारा पद ये दायित्व था कि तुम करप्शन ना करो, तुम तुम्हारा काम करो, लेकिन काम के बदले जो रिवार्ड की चाहत अंदर आ गई है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। और क्या आपको सर नजर आता है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, बच्चों के साथ में ना कम्युनिकेशन रखो। हमारे देश ने एक बहुत अच्छी दुनिया को चीज दी है, दैट इज कम्युनिकेशन। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ऑरेटर्स। लोग बोलना, बातें अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं। हिंदी की खूबसूरती यही है, सही बात, कि वो वे ऑफ कम्युनिकेशन के साथ बहुत अच्छे से टैकल होती है। अब उस देश में आप अपने बच्चों से कई बार बात करना भूल जाते हैं। आखिरी बार आपको भी नहीं पता होगा आपने पापा को आई लव यू कब बोला होगा, प्रेमिका को नहीं मांग रही तो भी भेज दे रहे हैं है ना। माता जी को कब आखिरी बार हग किया होगा नहीं पता, माता जी को कर भी लिया हो, पिताजी से तो सोचो भूल ही जाओ, क्योंकि हम उनको पहले से एक टैग और टैबू में डाल चुके हैं कि नहीं 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 ये बदल नहीं सकते। जिस लड़की के पीछे आप दीवाने थे ना, पहली बार तो उसने भी आपको नहीं झांका था, डीप, सही बात है, पड़े हुए थे पीछे, नहीं 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 उसको क्या पसंद आ जाए, बस ये खिला दूं, ये घुमा दूं, ये बोल दूं, ये कर लूं, ये पहन लूं, ये कर लूं। पेरेंट्स के लिए भी कर लेते। ये तो एज ए चिल्ड्रन बच्चों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स भी इस जिम्मेदारी को समझें। समय बदल रहा है, बच्चों के साथ बदलिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्थापित करिए, बोलिए, बात करिए, समझिए। आजकल बच्चे बहुत अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं, ओपन अप है। 100% समय आपका बच्चों के लिए हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय आप हो तब 100% हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी बेटी पूरे टाइम नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन जब हो चाहे आधा घंटे ही हो, उस समय 100% हमारे साथ रहना। ऐसे मत बनना कि हम कहां से आ गए। अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो उतना ही इन्वॉल्व होकर सुनना। तो मेरे मोबाइल की अधिकांश पिक्चर्स में, जिनको मैं शूट करके रखता हूं क्योंकि बड़ी जब हो जाएंगी तब दिखाऊंगा कि तुमने मेरे ऊपर कैसे गादा लगाया हुआ, पड़ी होंगी मेरे ऊपर, गिर रही होंगी, कोई कहीं से नोच रहा होगा, कहीं से मार रहा होगा, घुट रहे हैं। कारण उन्हें यह ना लगे कि आप दांकित अवस्थी हैं। अब बाप हो उनके यार, वो आपके बच्चे हैं। तो घर जब घुसे तो अपने पद को गेट से बाहर थोड़ा सा टांक के घुसे कि ये कुछ नहीं कि मैं ये हूं। हाँ,
घर में मत घुसो इसको लेके। मैं घुसता हूँ टीचर बन के, तो मुझे लगता है पेरेंट्स के रूप में मैं टीचिंग जो कि अल्टीमेटली कुछ सिखा रहे हो तो मैं कर जाता हूँ उस काम को, लेकिन ऑरा उठा के चलता हूँ। बाई चांस कभी मेरी बच्ची ने क्लास में अपनी गाड़ियों के बारे में जिक्र कर दिया कि हमारे पास ये व्हीकल्स हैं, तो अगली पीटीएम में बढ़िया से उसको इस बात का सबक सिखाया गया कि नहीं, ये नहीं करना था आपको। आपको लोग आपकी सुविधाओं से जाने तो फिर स्कूल आने की जरूरत नहीं है। स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यू ऑल आर सेम, राइट। अगर आप अपने ग्लैमर को बतियाने लगेंगे कि मेरे को तो ड्राइवर छोड़ने आता है, ड्राइवर छुड़वा दिया हमने, उसका बस से जाओगे अब आप। नहीं, आपको यूनिफॉर्मिटी के लिए तो लाया गया, समाज तो वैसे ही आपको अलग करने के लिए बैठा है, आप छोटे आप बड़े। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जेन जीज की जनरेशन आई है ना, ऐसे पेरेंट्स की भी एक जनरेशन चेंज हो गई है, मिलेनिया पेरेंट्स बन चुके हैं। तो वो अपनी बच्चों को जब परवरिश दे रहे हैं वो इन चीजों से अवेयर हैं कि जो हमारे साथ हुआ था हम इनके साथ नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो गलतियां कर जा रहे हैं क्योंकि वो उस दौर में आ गए जब डिजिटल क्रांति पीक पे है। वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं बच्चों को मोबाइल देना हमारा अपडेटेड वर्जन है। नहीं, अगर आपने उनके अंदर नॉलेज की क्रेविंग खत्म कर दी तो वो कुछ किसी भी चीज के लिए एस्पायर नहीं करेंगे। सुविधाओं के नाम पर आपने सारी सुविधाएं उन्हें दे दी, वो मेहनत करने से बचेंगे। अब आपको लिमिट लगानी है, नॉलेज का तो डायरिया हो रहा है समाज में, अब आपको लिमिट लगानी है। इन्फॉर्मेशन टू मच है, टू मच एडवाइजेस भी टू मच। आपके दौर में और मेरे दौर में नॉलेज के लिए हमें गूगल का जब जानकारी लगा था ना, मैं तो मेरी बताऊं, जब मुझे पहली बार पता चला कि गूगल एक ऐसी चीज है तो मैंने उसको बाबा कह दिया, बाबा हैं ये तो। आज चैट जीपीटी का दौर है। मेरी बेटी मुझे बताई है कि पापा सुनो, ऐप तो हमने वहां से बना लिया था, एआई से वेबसाइट बनाई है पापा। बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं, अब आपको उल्टा चलना पड़ रहा है। रुको भैया, इसलिए नहीं कि मैं पिछड़ गया हूं, बेटा आप उस दौर को नहीं कल्पना कर पा रहे हो इस पूरे जीवन में जब आप अचानक उस लाइन पर खड़े हो जाएंगे, हैं अब कुछ है ही नहीं एस्पायर करने के लिए। राइट। कहां तक आप और मैं आज फेलियर को एटलीस्ट हैंडल करने की स्थिति में शायद हैं कि यार कल को यार ये नहीं हुआ तो भी चल, इतनी समझ तो है कि कुछ और करेंगे। हर दिन वर्स्ट सोच के उठते हो, राइट, कुछ और कर लेंगे। बच्चों में नहीं होगा वो प्रिपेयर ही नहीं है, क्योंकि अभी आपकी वजह से वो जब स्कूल और कॉलेजेस में उनको सब कुछ अवेलेबल है। राइट। और जैसे ही वो दौर स्विच होगा आप परेशान हो जाएंगे कि इनको नौकरी कौन देगा। क्योंकि इन्होंने वो सुविधाएं पाली कि ये अकोमोडेट ही नहीं हो पाएंगे। True. आज मेरी टीम के अंदर कोई बच्चा बहुत अच्छे परिवार से आता है तो मैं मोटिवेशन के रूप में उसे कितनी सैलरी ऑफर करूं ये कंफ्यूज हो जाता हूं। सही बात है कि भाई मैं क्या ऐड कर दूंगा आपके जीवन में। वैले से वेल है थोड़ा सा। राइट। फिर वो कहते हैं हम तो अपने फन के लिए काम कर रहे हैं। राइट। अब जब कोई फन के लिए काम कर रहा है तो अब जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते। बिल्कुल। वो तो सर आज मेरा फन था, आज नहीं है। राइट। मेरा मन था, आज मेरा मन था, आज सर मैं निकल गया हूँ ड्राइविंग पे। कोई ऐसी टिप जो आपको लगता है कि इंडियन पेरेंट्स मिस करते हैं, या जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ पेरेंट बनेगी उनको ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए? मैं वही बोलता हूँ, जैसे ना कि बहुत सारे पेरेंट्स में इस बात की फाइट होती है और गिल्ट होता है अंदर से, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। आंसर ये है कि मत पालिए इस गिल्ट को। आज के बच्चे भी इवॉल्व हो चुके हैं, बस इतना पालिए कि आप जितनी देर हो 100% हो। सर एक था कि जैसे जेनजीज के ऊपर मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आज की जनरेशन में थोड़ा सा हम सोशली तो वेल कनेक्टेड हो गए हैं बट अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले हैं। मैं चीज़ को महसूस करता हूँ कि दैट लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया चीज़ों को लेके। आज हज़ारों बच्चों को देखते हो, ये जनरेशन वीकनेस है या टूटा हुआ सिस्टम इनको ऐसा बना रहा है? देखो जैन जी को ना बहुत से लोगों ने रेस्पेक्ट नहीं दी। जैन जी कह करके जैसे होता है ना, जैसे आपको कह दिया यूट्यूबर हो, पॉडकास्टर हो, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। कॉकरोच। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहते कॉकरोचेस, असल में वो लोग नहीं कर पाए, उस बात का फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। मैं हमेशा, जैसे आप कभी भी देखिएगा, कई बार बहुत सारे राजनेता यूट्यूबर आ जाते हैं, असल में उनके अंदर का डेस्परेशन है कि इन्हें हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो कई सोसाइटी के लोग जैन जीज के लिए, अरे जैन जी हैं इनको तो क्या ही पता है। उनको आपने जैन जी को ना इज्जत की जगह आप शापित शब्द सा बना लिया है कि हॉलो हैं, इनको कुछ नहीं पता है। नहीं भाई, वो उस दौर में जन्मे हैं जिस दौर में उन्होंने जो आपने 40 साल में सीखा वो 20 साल में सीख के बैठे, और वो आपसे ज्यादा मैच्योरिटी ले आए। बस उम्र के जो बाल है ना, राइट, उनसे आप उनके तजुर्बे को नहीं नाप पाओगे।
आपको लगेगा तो मार्क जकरबर्ग जो है वो तो हो ही नहीं सकते इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, ये वो वाले सोच के लोग हैं जो जैन जी से चिढ़ते हैं। जैन जी के प्रति बहुत रेस्पेक्ट मन में मेरे है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में ये वो लोग हैं जो देश को दिशा देंगे, ये जो मचाएंगे ये लोग। अभी मजाक बना लो, कुछ ऐसी रील निकाल के लोग ले आते हैं, देखा जैन जी को ये नहीं पता पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। अरे बहुत से देशों में नहीं पता भाई, और हर चीज पता भी नहीं होती। चलो ठीक और है, क्यों पता करना, मुझे मेरे को वोट नहीं दिया अभी तक मैंने, मैं क्यों पता करूं। बोले नहीं आप देश के नागरिक को, आपको पता ही होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन है। तो भाई मुझको भी उनको भी ये पता होना चाहिए कि मेरी जरूरत क्या है। राइट। मैं जैन जी हूं, मुझे नहीं पता, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है ना। साइंस पढ़ने वाले बच्चे को आपने अभी तक सिविक्स के नाम पर एक बार भी इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ाई। आप उसको क्या पढ़ा रहे हो, रॉट लर्निंग दे रहे हो आप उसे। 11th-12th में वो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन में उठा करके इंजीनियरिंग में भेज दे रहे हो। कहां आई आपके इंडियन पॉलिटी। हम तो डिमांड ये करते आ रहे हैं कि एटलीस्ट उसे ये तो पता हो कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। वो पढ़ा देंगे तो फिर वोट कैसे मिलेंगे फिर एग्जैक्टली तो आप खुद उनको अलग रखते हो, फिर मजाक में देखो इन्हें प्रेसिडेंट नहीं पता। आप पे हंसो, क्यों नहीं पता। वही मेरा क्वेश्चन था कि दैट सिस्टम ही ऐसा है। एग्जैक्टली तो आपने उन्हें ऐसा बनाया, उन पर मत हंसिए। वो बेचारा बहुत अच्छा कर रहा है, उससे पूछ लो ना उसके सब्जेक्ट के नाम, वो बताएगा, उस पर हंसना। फिर वो बच्चे बेचारे शाई हैं, वो हंस जाते हैं इस बात पे कि प्रेसिडेंट नहीं हमें नहीं पता। आजकल थोड़ा कूल भी हो गया, नहीं हमें नहीं पता। उनको लगता है लो बनाओ मीम, हमारे ऊपर नहीं पता। लेकिन आप खुद का फेलियर क्यों नहीं मान रहे। या ट्रू। फंडामेंटल राइट्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, क्यों नहीं पता। आजकल हर किसी को लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे पास है, मुझे बोलने का अधिकार है। नहीं भाई, दे कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आपको किसी ने पढ़ाई नहीं, राइट। तो ये पढ़ाओ ना भाई। मैंडेटरी होना चाहिए कि 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज में एंट्री करे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे पढ़ाया जाए, भारतीय राज्य व्यवस्था उसे पढ़ाई जाए कि ऐसे चलता है देश का शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था उसे पढ़ाई जाए, फाइनेंस उसे सिखाया जाए। अगर आप वाकई में चाहते हो ना देश के अंदर ये लोग कंट्रीब्यूट करें, क्यों हंस रहे हो। गलत। सर आपके हिसाब से एक आइडल मैन की डेफिनेशन क्या होती है? आइडियल शब्द ही अपने आप में गलत है, पहली बात तो ये। मैं जब चूंकि आइडियल शब्द को गलत मानता हूं तो मैं आइडियल मैन भी नहीं एक्सपेक्ट करता। ओके। कोई नहीं होता आदर्श। आप किसी को मतलब किसी को समाज बदलता है, आपकी डेफिनेशन बदल जाती है। भारतीय समाज में हिंदुओं से एक्सपेक्टेड है कि वो एक विवाह करेंगे, बच्चों से अच्छे से 2 बच्चों को लेके चलेंगे, सरकारी की नीतियों का पालन पोषण करेंगे। गल्फ में पहुंच जाओ, वहां कई शादियां अलाउड हैं। समाज बदलता है, नैतिकता की परिभाषा बदल जाती है। आज हमारे इस देश के अंदर अडल्ट्री ओपन कर दी गई है। बहुत से देशों में अब आमिर खान ही इस देश में तीसरी शादी कर रहे हैं। तो समाज के हिसाब से आपकी नैतिकता तय होती है, और समाज का नजरिया नैतिकता करते हुए आइडियल तक लेके जाता है। तो आइडियल आप हैं या नहीं, समाज को सोचने दें। आप अपनी नजर में आइडियल बनने की कसरत ना करें, क्योंकि आप जिस तरह के समाज में हैं उसके लिए अलग आदर्श और पैमाने हैं। सर ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, जो मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे फाउंडर्स, सीईओज या फिर कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स ये बोल देते हैं सोशल मीडिया पे कभी ना कभी कि दैट पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है भाई, पढ़ो वढ़ो लिखो मत, तो अपना बिजनेस करो, ये करो वो करो, बट पढ़ाई वढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं रह गया, पढ़ाई का कोई बेस नहीं रह गया। इस पर आपका क्या टेक है? डेफिनेटली 2 बातें बहुत अलग हैं। लोग बस उनको सेपरेट नहीं कर पाते, इसलिए वो बहुत सुपरफिशियल बोल देते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जितने भी लोगों को उठाकर देखेंगे, आप आज पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, इसका कोई कोर्स नहीं किया आपने। नहीं। मैं आज जो यूट्यूब पर कर रहा हूं उसके लिए मैंने जर्नलिज्म नहीं किया। राइट। आज जितने भी लोगों को आप राजनीति करते देख रहे हैं, उन्होंने MA इन पॉलिटी नहीं किया। बिल्कुल। आज जितने भी लोगों को आप सक्सेसफुल होता देख रहे हैं, उन्होंने हो सकता है कि उसका अध्यापन नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो वहां से निकल कर आई चीज है कि आपने उसका अध्ययन नहीं किया तो भी परफॉर्म कर गए। लेकिन क्या इसके दम पर मैं ये कह दूं कि नहीं साहब अध्यापन नहीं करना। नितिन कामत का एक बहुत अच्छा लिंक्डइन पोस्ट था जो वायरल हुआ था, जिससे वजह से एक क्वेश्चन बन के आया। उन्होंने ये लिखा था कि उसके अंदर अब डिग्री मायने नहीं रखती। कामत साहब को तब हमारी टीम की तरफ से एक रिप्लाई गया था कि सर अगर ऐसा नहीं होता तो आपने इंटरव्यू लेते समय कितनों की IIM की डिग्री, कितनों की IIT की डिग्री चेक की थी। वाह, ये होता है जवाब। सही बात है। आपने चेक किया कि IITian है, अब पूछ लेते हैं कि बता भाई क्या है। इस देश में जब 140 करोड़ लोग होते हैं ना सर, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट इंट्रो होता है। आपने आज मेरे इंट्रो में सबसे पहले RAS बोला, क्यों? मैं उसके बिना अच्छा आदमी नहीं था क्या? नहीं सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली।
क्योंकि इस देश में क्वालिफिकेशन से तय होता है व्यक्तित्व कैसा होगा, लोग उसके बाद से जज करना शुरू करते हैं। राइट। इस भीड़ में से उतने सारे केकड़ों और मकड़ों में से निकल करके जब आप एक ऊपर आते हो तब आपको लोग देखते हैं, अदरवाइज तो लोग बहुत अच्छे हैं सर जिनको आपने केकड़ा और मकड़ा कह रखा है, कॉकरोचेस जिनको कह रखा है। ट्रू। लेकिन इस सिस्टम ने कुछ ऐसे पैमाने सेट कर दिए, अच्छा आईआईटीएन हो चलो टिक, अच्छा आईएम से आए हो चलो टिक, अच्छा सर्विस सिविल सर्वेंट से आए हो अच्छा ठीक, लोग तो बहुत अच्छे हैं सर। एक चीज़ ये है सर कि आज की जनरेशन में मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैंने ये तो सब फील करते हैं वैसे, आज की जनरेशन में क्या सब फील करते हैं एक टाइम पे। एक टाइम ये ज़रूर आता है एक ज़िंदगी में जब इंसान ना लॉस्ट फील करता है। इंसान को ये लगता है कि मैं मतलब वो कहीं खड़ा होता है बट उसको फिर भी लॉस्ट होता है कि पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो ये ना बीच में गैप होता है इंसान के मन में, खुद में गैप आ जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक एडवाइस कोई स्टूडेंट्स के लिए तो ये फील करते हैं कि हर जनरेशन को फील होता है ये। हाँ। मुझे भी फील होगा, आपको भी फील होगा। जब जब हम रियलिटी से अधिक एक्सपेक्टेशंस को चेज करने लगते हैं ना, तब ये रिलेशन, ये जो कनेक्शन है ना, कि जैसे डिस्कनेक्ट होता है हम परेशान हो जाते हैं। हम जब ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ खड़े हैं, केवल आसमान में ही झांक के चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपका बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया। कनेक्टेड रहो। मैंने आपसे आते ही कहा था कि मैं स्लीपर क्यों पहनता हूँ। राइट, ताकि कनेक्टेड फील कर सके। कनेक्टेड रहना जो है ना वो अपने आप में एक स्किल है। बट आई वांट टू आस्क वन थिंग दैट अब जैसे मैं ये एक इमोशन फील कर रहा हूँ आज जिंदगी में कि भाई यार मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग दैट मेरा ब्रेन ऐसे मुझे सिग्नल्स दे रहा है कि पता नहीं यार क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या हो रहा है। तो उस फीलिंग से निकलकर मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ, पहले एक तो ये चीज़ होती है कि भाई मेरे काम ही मुझे महान बनाएगा और तो कुछ महान बनाएगा नहीं। बट ये जो इमोशन है ना ये बहुत बड़ा होता है कि इंसान को ना करने पे थोड़ा सा मजबूर करता है। आपने अपनी पहचान को काम से जोड़ दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। आपका काम आप नहीं हो। मैं शुरुआत में भी आपसे क्या कहा था, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो चीज है ना, सेंस ऑफ डिटैचमेंट, ये हर दिन जब घर जाओ तब इस तरह से जाओ। मैं शाम को घर जाने के बाद कोई ऑफिस की बात नहीं करूंगा। मैं अगर अकेला भी हूं मैं नहीं करूंगा। इंटेंशनली कॉल अवॉइड करूंगा, नहीं मैं नहीं। अब मैं घर आ गया, मैं अपने टीवी देखूंगा, मोबाइल देखूंगा, वॉक करूंगा, बढ़िया खाऊंगा, बढ़िया सोऊंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कब तक? और अंत क्या है? है ना? तो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपकी लाइफ में हर किसी के अंदर, जो आप जैसी फेज के लोग हैं उनके लिए आंसर ये है कि आप जिस दिन अपनी पहचान को काम से अलग करके देखना शुरू करेंगे, आपको फील अच्छा होने लगेगा। काम अच्छा चल रहा है, गुड विशेस टू यू। नहीं चल रहा है, कुछ और देखेंगे। लेकिन काम में अटैच हो गए तो यूपीएससी एस्पिरेंट वाली हालत हो जाएगी आपकी कि 6 साल दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तो हम जाने ही इस बात से जाएंगे कि हम फेलियर हैं। नहीं, परीक्षा थी, नहीं हुआ। उस परीक्षा में जरूरी थोड़ी है कि हमारा सिलेक्शन इसलिए और वो तय करे। 10 लाख लोगों ने 140 करोड़ में फॉर्म भरा था, उनमें से 1000 का सिलेक्शन होना था। तो ये कैसे तय होगा कि 10 लाख ही थे जो इस दुनिया में समझदार थे? सही बात है। 140 करोड़ बेवकूफ थे क्या? नहीं। फिर आप कह रहे हो नहीं, ये जो 1000 निकल कर आए हैं यही हैं इस दुनिया के ब्रेन एकदम सबसे समझदार। नहीं भाई, गलतफहमी आपकी है। 140 करोड़ में से 139 करोड़ 90 लाख लोगों ने नहीं चूज किया इस परीक्षा को देना। उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। फिर कैसे कह रहे हो कि यही समझदार है? राइट। आप समझ रहे हैं? तो टेक्निकली आप वहां से फेलियर को ओढ़कर चल रहे हैं। इसका मतलब आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं सब चीजों की। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि आपके शहर का एक चाय वाला भी, एक पकौड़े वाला भी, एक नमकीन वाला, मोची भी, टेलर भी अच्छे हो सकते हैं। और इस समाज को केवल एक ही व्यक्ति नहीं चला रहा, हम सब मिलकर चला रहे हैं। इस देश में उतना ही जरूरी है एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति जितना ही टीचर जरूरी है, जितना एक डॉक्टर जरूरी है, जितना एक आईएएस जरूरी है। ट्रू। हमने रोल को सिग्निफाई ऐसे कर दिया कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा है वो काम बड़ा है। नहीं, अव्यवस्थाएं ज्यादा है इसलिए आपको इम्पैक्ट ज्यादा लगा। आप केरल चले जाओ, आईएएस की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ट्रू। ये नॉर्थ बेल्ट में ज्यादा है। नॉर्थ बेल्ट में इसलिए ज्यादा क्योंकि कियोस इतना है, करने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको उसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा दिख रहा है। अपराध जहां ज्यादा होंगे वहां एसएचओ की वैल्यू ज्यादा होगी। राइट। आप किसी बड़े शहर में पहुंच करके देखिए तो एसएचओ को भी लोग इस तरह से बात करते हैं कि सर ये आजकल नहीं हो रहा, जैसे कि वो बता रहे हो ना कि सुनो ये काम करके देना है। फिल्मों में अगर हॉलीवुड की देखा हो तो पुलिस वालों को तो उनके अधिकार बताते हुए ट्रीट किया जाता है कि आपके ये राइट है, आपको ये करना चाहिए। राइट। जितनी अवेयरनेस आएगी
आपको आवश्यकताएं स्वतः ही कम महसूस होने लगेंगी। कोई भी बच्चा जब आईएएस बनता है ना, वो चूज करने से डरता है कि कौन सा कैडर लूं, इतना अच्छा कैडर ना मिल जाए कि मेरे को मेरे काम की पहचान से लोग मुक्त कर दें। बट सर एक ख्वाब तो हर किसी का होता है, एक ड्रीम होता है हर किसी का कि दैट मेरी एक पहचान, तो मैं नहीं बोलूंगा बट या आई वांट टू बी समथिंग। देखो इंसान की एक चाहत है, मैं फिलोसफी में पढ़ रहा था तो उसमें था कि इंसान की एक ही सबसे बड़ी चाहत है कि मैं इस भीड़ में से कुछ अलग बन जाऊं। आप ना इंसान की चाहत को मैस्लो की हायरार्की से चेक करिएगा। मैस्लो ने 5 हायरार्कीज दी हैं कि लोग क्या चाहते हैं अपने आप से। तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे लोग 3rd स्टेज पे जाके पब्लिक एक्सेप्टेंस चाहते हैं, 4th में चाहते हैं कि अब मुझे ही लोग मानने शुरू करें, 5th में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चले जाते हैं लोग, रोटी कपड़ा मकान की नीड से ऊपर होते हुए। ये मैस्लो हायरार्की है जो आप तलाश रहे हैं, और वो हर व्यक्ति की चाहत में आती ही है। अगर वो इस समाज का हिस्सा है, सामाजिक जगत का हिस्सा है, तो वो इसी तरह से चीजों को देखता है। आप गलत नहीं सोचते, हर व्यक्ति इसी तरह से सोचता है। ओके, तो इफ समवन इज फीलिंग इसके लिए मैस्लो का नियम पढ़िए, 5 जो लेवल ऑफ हायरार्की है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ खड़ा हूं। ओके सर, कोई एडवाइस बच्चों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि दैट आज का अब जमाना बदल गया है, पहले जमाना बिल्कुल अलग था। सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर कि मुझे 60% लोग वो सुनते हैं जिनकी एज 30 साल से ऊपर है। तो केवल ये बच्चों के लिए ही एडवाइस नहीं है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, है ना? स्किल्स, मतलब किन स्किल्स पे उनको ध्यान देना चाहिए एंड कैसे अपनी लाइफ में वो सक्सेस की राह पर जा सकते हैं। क्या आपने, देखो आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, इतने सारे आप लोगों से मिलते हो, मतलब आपने लोगों को ना ह्यूमन बिहेवियर को बड़े पास से देखा होगा, राइट? कि दैट वो किसके अंदर वो क्या ट्रेड्स होते हैं जो इंसान को एक्चुअली में आगे बढ़ा देते हैं, और क्या स्किल्स चाहिए आज के दौर में? केवल एक कि अपने अंदर ये भाव ले आए कि मुझे सीखने से पीछे नहीं हटना है। ओके। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी, उस समय पर भी वो किताब पढ़ रहे थे। ट्रू। जितने भी बड़े लोगों को आप मिलेंगे, सुनेंगे, तो आप केवल ये पाएंगे कि सीखना एज का गुलाम नहीं है। तो जैसे आज की जनरेशन यहां तक पहुंचते पहुंचते कई ऐसे लोग भी हमें सुन रहे होंगे जिनकी एक एक्स एज होगी, वो कहेंगे एआई अब हमारे जमाने की बात नहीं है। नहीं, आपको बदलती हुई पूरी दुनिया के अंदर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप समाज के साथ हैं, टाइम के साथ हैं। जिस दिन आपने इस बहती नदी में अपनी नाव किनारे लगाई, आप पिछड़ जाएंगे, उसी दिन काम खराब हो जाएगा, है ना? तो बस सबसे यही कहूंगा कि सीखते रहिए। एंड वो कौन सी स्किल्स है जिसको हर पर्सन, आपको चर्चा लग रही है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि आजकल लोग स्नैपचैट की बात कर रहे हैं, तो पता तो क्या है ये, मतलब मैं कहीं बैठा हूं तो ऑकवर्ड फील ना हो मुझे, कि मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। अभी ट्रंप ने बोलीगन के लिए फोन कर दिया फीफा के चीफ को, पता तो हो कि फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट, है ना? मसला तो पता हो, मतलब एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर है, राइट। बट आपके हिसाब से कि ये जो नेसेसिटी स्किल्स होती हैं कुछ इंसान आगे बढ़ने के लिए, वो क्या होनी चाहिए? नेसेसिटी स्किल्स जो आनी चाहिए, हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में हो तो एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। ये वो बेसिक इंग्लिश जिसको हम कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी आता है और उसमें इंग्लिश आती है ना, तो आप एटलीस्ट 50,000 की नौकरी के लायक हैं, है ना? तो ये क्या जोक्स गुड टू बी ट्रू, है ना? लेकिन सच ये है कि आप जो कन्वेंशनल पढ़ाई करते आ रहे हैं, उसके अलावा क्या सीख गए, वो कुछ भी हो सकता है। आपको डिजाइन अच्छी आ सकती है, आपको ग्राफिक्स अच्छे आ सकते हैं, आपको कोडिंग अच्छी आ सकती है, एआई अच्छा आ सकता है, आपको कम्युनिकेशन अच्छा आ सकता है, आपको कोई भी ऐसी चीज जो सबके पास है उसके अलावा आपके पास हो। ढूंढते रहोगे, मेरे इस ग्रुप में इनको ये आता है, मुझे अलग क्या आता है, ओके, क्या मुझे इनसे अलग ले जाके खड़ा करेगा। बस इतनी सी मेहनत अगर आप करते रहेंगे, बहुत सारी, जैसे कि अब एनी टाइम, जैसे अपन लोग जिस तरह के कंटेंट क्रिएशन फील्ड में है, यहाँ पर ये पाएंगे कि बहुत से लोगों को बहुत बेसिक चीजें नहीं आती। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो हम उस फील्ड से बता सकते हैं कि सीखो ना भाई, लोगों को इतना रोजगार है, एडिटर्स की भरमार जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनर्स की भरमार जरूरत है, कंटेंट रिसर्च की भरमार जरूरत है, नहीं मिल रहे हैं लोग। एक्चुअली मैंने सर एक चीज और फेज आउट करा कि लोग हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, बट क्वालिफाइड उतने नहीं, सीख नहीं रहे हैं, राइट, सीख रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, उनको ऑलरेडी इतना काम मिला हुआ है कि वो उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे। राइट, या दिस इज गुड टू बी ट्रू। एंड व्हाट अबाउट टेकिंग रिस्क इन लाइफ? रिस्क को आप कैसे समझाना चाहोगे कि भाई रिस्क लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और रिस्क की क्या महत्व है जिंदगी में, मतलब क्या बेनिफिट है?
लाइफ में रिस्क लेने के ना बहुत सारे आयाम होते हैं। मैं जनरली पुश और पुल फैक्टर मानता हूँ हमेशा Okay. लाइफ में, कि आप जब रिस्क लेने निकल रहे हो, जैसे मैं जब सरकारी नौकरी छोड़ रहा था तो लोगों की नज़र में वो रिस्क था, मेरी नज़र में नहीं था। क्यों? मुझे पुल कोई ऐसी चीज़ कर रही थी कि स्काई इज़ द लिमिट है मेरे लिए। पुश मुझे वो चीज़ें कर रही थी कि यार अभी मैं जिस पद पे हूँ, इस पद पे मैं नहीं भी होऊंगा तो कोई और आके तो बैठ ही जाएगा ना। ये थोड़ी है कि अंकित अवस्थी बैठते थे तो अब ये महान हो गया, अब इसी जगह वो बना दिया गया। ये तो नहीं होगा ना यार। ना जाने कितने लोग इस सीट पर आए, कितने लोग चले गए। राइट। एक नाम और तख्ती पे जुड़ जाता है बस कि आप आए थे, ये टेन्योर रहा था। राइट। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई रिस्क लेने की बात आए ना, तो कैलकुलेट करिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको खींच रही है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो धक्का दे रही है, जिसकी वजह से आपको निकलना ही है। लोगों के पास कई बार पुश फैक्टर तो होता है, पुल फैक्टर नहीं होता है। पुश के 1000 कारण है। मुझे नौकरी छोड़ के खुद का काम करना है। पुश क्यों? बोले नौकरी 9 to 5 की होती है, बॉस की सुननी पड़ती है, इतना स्ट्रगल, ये वो सब है। पुल क्या कर रहा है? क्या है आपके पास रास्ता बना हुआ कि मैं ये करूंगा? आपके पास क्या लिखा हुआ है कि रूट क्या होगा? या केवल छोड़नी है बस? पुश है मेरे पास, है ना? तो बस अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो आप रिस्क लेने से पहले समझदार कहलाते हैं। और अगर एकदम ही जाकर के मैं तो कूद पड़ा, अब तो मैं सही करने निकलूंगा चाहे जो होगा फलाना होगा, तो मैं थोड़ा सा नहीं हूं उस तरह का आदमी। ओके। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि आपके कैलकुलेटेड लेना चाहिए। पास शब्द कैलकुलेटेड थोड़ा सा आपको आपकी मेहनत को छोटा कर देता है। मेरा मानना है कि समझदारी भरा डिसीजन होना चाहिए। अब समझदारी को कैलकुलेशन कहते हैं तो ठीक है, कैलकुलेटेड होना चाहिए। पर सर रिस्क में तो मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर रिस्क आपने लिया वो चीज सही प्रूव होगी तो वो बेटर था। सट्टा है ना, सट्टा खेलने के लिए मैं कभी एडमायर नहीं करूंगा। बेट मत लो। बैट क्यों ले रहे हो भाई? और अगर बैट आपकी नजर में ठीक है तो फिर करो, फिर क्यों सुन रहे हो फिर हमें? बिकॉज काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई बैट चाहे नहीं लोन लेता, चाहे कोई लोन लेके बैट करो, नहीं चाहे ऐसे ही लेता, करो। कोई बैट नहीं लेता, कोई भी सट्टे पे कोई पैसा नहीं लगाता। शार्क टैंक उठा के देख लेना, आइडियाज को पैसे नहीं मिलते कि उन्होंने काम कर दिया उनको पैसे मिलते हैं। राइट। वो सारे के सारे पुल फैक्टर्स हैं। मैं जाऊं कि साहब मेरे दिमाग में आइडिया ये है कि इस देश के हर व्यक्ति के पास मेरी बात तुरंत सुनाई देगी, मेरा ये आइडिया है, बोले घर जाओ, कितनों को करके दिखाया वो बताओ। राइट। है ना? तो देश ऑडिटर्स का है तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, सट्टे नहीं लगाते। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया। धन्यवाद एंड इतना पेशेंस के साथ सुना आपने। नहीं सर, मैं तो देखो पॉडकास्ट करने का एक और इसके पीछे रीजन है, मेरी ऑडियंस सुनती है सर इन चीज़ों को, वो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। बट मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज एज, मैंने कहीं पढ़ा कि दैट एज इज जस्ट अ नंबर, और आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो अपने से बड़े लोगों के साथ बैठकर, काबिल लोगों के साथ बैठकर, उनसे कुछ सीख कर सर। तो इस बहाने आपने हमें काबिल कहा, उसके लिए धन्यवाद। आपकी ऑडियंस को बहुत सारा प्यार, और करते रहिए आप। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस सबके पास होता है लेकिन समझ सबके पास नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो हैसल फ्री इंश्योरेंस करवाना और कोई आपको परेशान ना करे, स्पैम ना करे, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके डिटो ऐप पर अपनी फ्री कॉल को बुक करो। वो आपको पकड़ेंगे नहीं, वो आपको जस्ट समझाएंगे। अगर आपको सही लगता है तो आप करवा सकते हो। और इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और उसके साथ साथ आपकी क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सर ने बहुत खूबसूरती के साथ समझाई हैं चीजें जो कि बहुत डीप हैं और हम सबकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम प्रतीक है, मैं मिलूंगा किसी अगले एपिसोड में किसी अगले अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।